नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, क्या यही नियति में दखल देने वाले की साजिश थी? इस पथभ्रष्ट को भविष्य में एक नारकीय प्रभु बनने देना। ग्रैंड मास्टर के मन में कुछ विचार आए जब उन्होंने एक सुनहरे वृत्त को देखा। सबसे बड़ा वृत्त सबसे शक्तिशाली एथेना का प्रतिनिधित्व करता था, जो लगातार चमक रहा था। अब आगे अध्याय 281 एक नई प्रतिभा। प्रथम नर्क के अग्नि में आकाश में नूह उन आखिरी लोगों में से एक था जो जा रहे थे और वैम्पायर राजकुमार से कुछ बातें कर रहे थे, जबकि एल्डर स्पेसवार्प हवा में तैर रहे थे और उनके हाव भाव उन्हें जल्दी करने का इशारा कर रहे थे। एल्डर जहाज पर लौटने और अपने संप्रदाय के शिष्य की नई प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए बहुत उत्साहित थे। जिस क्षण उन्होंने एथेना की शक्ति और नारकीय विपथन की हार देखी, विभिन्न शक्तियों के बुजुर्गों और नेताओं ने अपनी स्वीकृति दी और वे जाने लगे, जिससे प्रथम नर्क में बचे हुए कुछ अंतिम प्राणी नूह, वैम्पायर राजकुमार, एथेना और एल्डर स्पेसवार्प थे। एथेना के शरीर पर मौजूद दीप्तिमान कवच प्रकाश के कणों में विलीन हो गया जब उसकी नज़र नूह पर पड़ी, जिसने राजकुमार कैसियस से कुछ देर के लिए बात करना बंद कर दिया और उसकी नज़र में सिर्फ स्वीकृति थी। एथेना ने नूह को गहराई से देखा, फिर एक साधारण सिर हिलाया और फिर खुद प्रकाश के कणों में विलीन हो गई जब वह उस अंतरतारकीय जहाज पर लौट गई जिसमें वे आए थे। नूह और राजकुमार कैसियस ने इस पर एक बार फिर से नजरें घुमाईं, तभी वैम्पायर राजकुमार ने अपना हाथ हिलाया और एक रक्त लाल क्रिस्टल निकाला। इस शून्य क्रिस्टल में अंडरवर्ल्ड में शुद्ध रक्त पिशाचों के नियंत्रण वाले क्षेत्र की दिशाएं और स्थान हैं। जब भी हंगामा शांत हो जाए, आपको आना चाहिए ताकि हम एक बार फिर संकेतों की अदला बदली कर सकें। नूह के चेहरे पर एक सहमति भरी नजर उभरी और उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप मुझे वहां अपनी अपेक्षा से पहले ही देख सकते हैं। अच्छा, राजकुमार कैसियस ने शैतानी ढंग से चमकदार मुस्कान देते हुए बुजुर्ग की ओर सिर हिलाया और पलक झपकते ही गायब हो गया तथा अपने जहाज पर चला गया। एल्डर स्पेसवार्प ने नूह पर हाथ रखा, जो अभी भी क्रिक्सिस की आकृति पहने हुए था, क्योंकि वह अपने यान पर लौटने के लिए और अधिक इंतजार नहीं कर सकता था। उनकी आकृतियां भी नरक के प्रथम क्षेत्र के ज्वलंत आकाश से गायब हो गईं, क्योंकि कमजोर इन्फर्नल्स, जिन्हें भयावह आभाओं द्वारा पीछे धकेल दिया गया था, एक बार फिर से क्षेत्रों में फैलने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रथम नरक की ओर जाने वाले द्वार के चारों ओर एकत्रित अंतरतारकीय जहाजों की विस्तृत श्रृंखला के चारों ओर शोरगुल बढ़ने लगा। जैसे जैसे ये घटना समाप्त होने के करीब आ रही थी, कई सेनाएं अपने सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली रैंकिंग पर ध्यान दे रही थीं। कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे, जबकि अन्य लोग बिना कुछ प्राप्त किए शिष्यों की भारी क्षति को निराशा के साथ देख रहे थे। इन्फिनल हंट सेलेस्टियल्स द्वारा शुरू की गई एक परंपरा थी, जिसमें आसपास की शक्तियों को खजाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था और जो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, उन्हें इस शक्तिशाली संगठन का समर्थन प्राप्त होता था। इस बार पुरस्कार एक विशेष ताकत के हाथ में जाता दिख रहा है, क्योंकि उनके 2 शिष्य शीर्ष 10 में आ गए हैं। एक नाम पहले से ही शीर्ष रैंकिंग में था, दूसरे स्थान पर था, लेकिन ये नाम तेजी से नंबर 1 बन गया और यहाँ तक कि अंतिम कुछ मिनटों में बड़ी संख्या में अंक भी प्राप्त कर लिए। यह एक ऐसा नाम था जो चमक के साथ चमक रहा था, गहन सूक्ष्म संप्रदाय से। यह एथेना था। दूसरा नाम भी इसी संप्रदाय के एक शिष्य का था, जो पिछले कुछ घंटों में शीर्ष 50 में आने से पहले कुछ समय के लिए शीर्ष रैंकिंग में आया था। लेकिन समय बीतने के साथ इस शिष्य क्रिक्सिस ने धीरे धीरे अंक बटोरे और शीर्ष 10 में स्थिर होकर 9वें स्थान पर आ गया। उसके आसपास के हर दूसरे नाम प्रसिद्ध शिष्य और प्रशिक्षु थे जो शून्य क्षेत्र में थे, और कई शक्तियों को तब तक पूछताछ करनी पड़ी जब तक उन्हें ये जानकारी नहीं मिल गई कि यह क्रिक्सिस वास्तव में एक शिष्य था जिसे प्रोफाउंड एस्ट्रल संप्रदाय से वास्ट्रेल कहा जाता था। एक बर्बाद। हाँ, अगर यह बर्बादी है, तो यहाँ का हर एक शिष्य अब अपना सिर उठाने के लायक नहीं है। यह मनुष्यों के बीच एक अजगर है। ये केवल आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए छिपा हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन एक महान ... कई सेनाओं की अपनी चिंताएं और राय थी, क्योंकि वे रैंकिंग का निरीक्षण कर रहे थे और इसके बाद उन्हें अपनी सेनाओं को क्या पुरस्कार मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। एक विशेष प्राणी एक अंतरतारकीय जहाज में ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, जिसका बाहरी भाग लाल था और जो प्रथम नर्क के द्वार के पास मौजूद कई जहाजों के बीच ताकत से चमक रहा था। प्राणी के चमकदार चांदी जैसे बाल कंधों से नीचे गिर रहे थे, उसकी आंखें रक्त के रंग से चमक रही थीं, उसके मुंह में बड़े बड़े कैनाइन दांत मुश्किल से छिप रहे थे। जब उसने अपना चेहरा जहाज की ओर घुमाया और टेलीपोर्टेशन होते देखा, जिस दिशा में वह देख रहा था, उसी दिशा में राजकुमार कैसियस की शैतानी रूपी सुंदर आकृति प्रकट हुई तथा अंडरवर्ल्ड के प्योरब्लड वैम्पायर्स द्वारा नियंत्रित जहाज पर सबसे बीच वाली कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति ने इस लौटते हुए चैंपियन का स्वागत करते हुए मुस्कुराहट दी।
उनका पहला स्थान एथेना नामक राक्षस ने ले लिया था, लेकिन शुद्ध रक्त पिशाच वंश द्वारा एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के कारण उन्होंने दूसरा स्थान बरकरार रखा। इस रैंकिंग का मतलब ये भी था कि वे उन गिने चुने लोगों में से होंगे जिन्हें दिव्य प्राणियों से ढेर सारे खजाने और संसाधन प्राप्त होंगे, और यह स्थिति उन लोगों के लिए एक विडंबना थी जो वास्तव में गुप्त चीजों के जानकार थे। क्या आपको मजा आया, महान राजकुमार? एक बूढ़े पिशाच की कर्कश आवाज गूंज उठी जब राजकुमार कैसियस ने शून्य क्षेत्र के शिखर पर इस राक्षस की ओर एक शांत दृष्टि से देखा, जबकि सुंदर परिचारिकाएं, जिनके शरीर पर सुंदर वक्र थे, उन्हें एक भव्य कुर्सी की ओर ले जा रही थीं जो केवल राजकुमार के लिए थी। हाँ, मैं एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति से भी मिल पाया। पिताजी को उससे बात करने में बहुत दिलचस्पी होगी। वृद्ध वैम्पायर के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक उभरी जब उसने आश्चर्य से पूछा। ओह, राजकुमार कैसियस ने हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया और कहा, चलो अब शुरू करते हैं, चर्चा करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। जब वृद्ध वैम्पायर ने राजकुमार की ओर एक बार फिर देखा तो सेवकों ने सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपने शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद सत्व को प्रवाहित कर जहाज को वापस वहीं ले गया जहां से वह आया था, अर्थात पाताल लोक में। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 282, एक दिल दहला देने वाला अवसर। विशाल अंतरतारकीय युद्धपोत में, जिसमें गहन सूक्ष्म संप्रदाय के शिष्य और बुजुर्ग आए थे, एक खुशी का माहौल फैल रहा था, क्योंकि उनके संप्रदाय में लौटने से पहले ही उत्सव शुरू हो गया था। कुछ गरीब शिष्यों को छोड़कर, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और भी बहुत सी अच्छी खबरें थीं, जिन्होंने लोगों को उनके शोकपूर्ण चिंतन से बाहर निकाला और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। भविष्य बहुत उज्ज्वल लग रहा था, क्योंकि शाइनिंग सन, विलियम, इन्फर्नल हंट में भाग लेने वाले सभी प्राणियों में शीर्ष 50 में स्थान पाने में सफल रहा था, तथा उसने एक बार फिर अपनी भव्यता का प्रदर्शन करते हुए अपने संप्रदाय को सुर्खियों में ला दिया था। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाला वह था जिसे वे अब तक नीची नज़र से देखते आए थे और जिसे वास्ट्रेल कहा जाता था, जिससे इन्फर्नल हंट की प्रगति पर नजर रखने वाले हर एक प्राणी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने वास्तव में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर लिया था। यह एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि उच्च रैंकिंग हमेशा शून्य क्षेत्र के उन लोगों से भरी होती थी जो सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ होते थे। आसपास की सभी शक्तियों में से शीर्ष 10 रैंकिंग में अपने संप्रदाय के किसी शिष्य का नाम देखकर उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने देखा कि वह शिष्य, क्रिक्सिस, एक जीवंत एल्डर स्पेसवार्प के साथ यान में वापस टेलीपोर्ट हो गया है। ओह, जहाज पर विजयी स्वर गूंज उठे जब उन्होंने क्रिक्सिस का एक घनिष्ठ मित्र के उत्साह के साथ स्वागत किया, और वे पूरी तरह से भूल गए कि यह वही प्राणी था जिसके बारे में वे कुछ सप्ताह पहले बुरा भला कह रहे थे। विलियम दूर से खुशी के इस जुलूस को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। वह अभी भी कुछ ही दिनों में विचारों में आए भारी परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहा था। नूर ने इन सभी परिवर्तनों को भावों में देखा और साथ ही शिष्यों की खुशी को देखा जब उसकी नज़र एकमात्र बचे दिव्य शिष्य पर पड़ी जो उससे कुछ ही क्षण पहले जहाज में वापस आ गया था। एथेना जहाज के एक केंद्रीय स्थान पर खड़ी थी। उसके चमकीले काले बाल चोटी में बंधे हुए थे और वो एक वृद्ध व्यक्ति से आदरपूर्वक बात कर रही थी, जिसके चेहरे पर सैकड़ों वर्षों का अनुभव झलक रहा था। एथेना कुछ कह रही थी। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें बूढ़े आदमी की निगाहों से मिलती हुई थीं, जब वह मुड़ी और सीधे नूह की ओर देखा। बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति, दिव्य ग्रैंडमास्टर की नजरें पहली बार नूह पर इतनी करीब से पड़ी कि उसके शरीर पर एक चौंकाने वाली आभा छा गई। वह महसूस कर सकता था कि उसके दिल की धड़कन क्षण भर के लिए रुक गई थी, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की आंखें अथाह छिद्रों के समान थीं जो उसे अंदर खींच रही थीं, जहां वह डूब जाएगा और अनंत काल तक कभी बाहर नहीं आ सकेगा। यह एहसास केवल कुछ क्षणों के लिए आया और चला गया, क्योंकि उसके बाद उसने खुद को भारी सांस लेते हुए पाया। एल्डर स्पेसवार्प उसे पीछे से सहारा देने के लिए आया, जब उसने हैरानी और थोड़ी सावधानी के साथ सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर को देखा जो उनके जहाज में प्रवेश कर गया था। इस घटना से जहाज में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जहाज पर मौजूद सभी लोगों को उस नए प्राणी की दमनकारी आभा का एहसास होने लगा, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। ग्रैंडमास्टर की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी जब उन्होंने अपने हाथ हिलाए। एक सुनहरी रोशनी उस स्थान की ओर निकली जहां नूह और एल्डर स्पेसवार्प खड़े थे। एक और सुनहरी रोशनी ने उनके शरीर और एथेना के शरीर को ढक लिया जब वे चारों इंटरस्टेलर युद्धपोत से गायब हो गए। ... शिष्यों ने आश्चर्य से देखा, जबकि अन्य बुजुर्ग अपने सिर को हिला रहे थे, ये देखने के लिए कि यह घटना उस आदरणीय महोदय के साथ कैसे घटित होगी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से उन्हें सम्मानित किया था और फिर उतनी ही तेजी से चले गए थे। प्रथम नर्क की ओर जाने वाले द्वार से कुछ मील की दूरी पर अंतरिक्ष के शून्य में, जहां कई जहाज अभी भी लंगर डाले हुए थे, एक सुनहरा प्रकाश खिल उठा, जिससे एक सुरक्षात्मक घेरा बन गया, जिसने 4 प्राणियों को ढक लिया। सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर और एथेना शांतिपूर्वक नूह और सावधान एल्डर स्पेसवार्प को देख रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले बात की थी।
हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं आदरणीय महोदय? ग्रैंड मास्टर ने एल्डर स्पेसवार्प को बिना कोई जवाब दिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी नज़र ट्रिक्सस पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक चमकदार सुनहरी रोशनी छा गई जब उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने नूह और एल्डर स्पेसवार्प दोनों को बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। युवक, अपने सबसे बड़े सपनों से भी बड़े किसी उद्देश्य से जुड़ने के बारे में तुम्हें कैसा लग रहा है? ... विस्मय अधिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग्य, यह एक पेचीदा बात थी जिसे कई लोगों ने समझने की कोशिश की और असफल रहे। फिर भी ऐसे लोग थे जिन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने भाग्य को अपने नियंत्रण में कर लिया है और वे इसमें अधिकाधिक कुशल होते जा रहे हैं। वे अपना पूरा दिन भाग्य की भविष्यवाणी करने तथा अपने प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अपनी इच्छानुसार मोड़ने का प्रयास करने में बिताते थे। भाग्य का अध्ययन अब भी जारी है, क्योंकि कई लोगों को अभी भी लगता है कि उन्होंने अभी तक इसके बारे में सब कुछ नहीं जाना है। एक विशेष आकाशीय तारे में, जहां से एक ग्रैंडमास्टर हाल ही में चला गया था, उसके नीचे एक गुप्त स्थान के निकट एक प्राणी सोने के पिंजरे में जंजीरों से बंधा हुआ था, जिसके शरीर में अनेक सोने की छड़ी घुसी हुई थी। वो बेतहाशा हंस रहा था। हा 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 हा। कर्कश हंसी उस प्राणी से आ रही थी जिसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था, क्योंकि अनगिनत सुनहरे भालों की छड़ी उसके शरीर के लगभग हर स्थान को छेद रही थी और उसे झिलमिलाते सुनहरे पिंजरे के बीच में ठोंक रही थी। अगर कोई प्राणी जो अभी अभी नारकीय विपथन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था ध्यान से देखे तो उसे पता चल जाएगा कि इस हंसते हुए प्राणी को हर दिशा से ठोंकने वाले भालों की छड़ी उन भालों से अजीब तरह से मिलती जुलती थी जिनका इस्तेमाल एक विशेष रूप से शक्तिशाली दिव्य शिष्य ने विपथन का जीवन समाप्त करने के लिए किया था। बस इतना ही फर्क इतना था कि सोने के पिंजरे में बंद इस प्राणी को ठोंकने वाले भाले पिछले 100 सालों से इस कैदी को चुभ रहे थे, और फिर भी उसकी जीवन शक्ति जोरदार तरीके से धड़क रही थी। यद्यपि उसके शरीर से लगातार रक्त रिस रहा था और सुनहरे पिंजरे के तल पर एक छोटे से छेद के माध्यम से बह रहा था, फिर भी उसमें प्रचुर जीवन शक्ति दिखाई दे रही थी, जो कहीं भी समाप्त होने के करीब नहीं लग रही थी। तुम मूर्ख, सचमुच सोचते हो कि तुम भाग्य के साथ अपनी इच्छानुसार खेल सकते हो? कटार से घायल प्राणी की हंसी थम गई, क्योंकि उसने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा और न ही उसे कोई जवाब मिला। कैद में रहते हुए आखिरकार उसे कुछ मनोरंजन मिला था, क्योंकि उसकी शक्ति यह पुष्टि करने में सक्षम थी कि घटनाएं उस तरह घटित हो रही थीं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन वे बहुत ही खूबसूरती से घटित हो रही थीं। वे इतने आश्चर्यजनक ढंग से सामने आए कि कैदी लगातार भालों से हो रहे दर्द को सहन कर रहा था और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह चीज़ जिसे आप दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वह चीज़ जिसे आप अपनी पूरी क्षमता से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप पाएंगे कि वह आपकी ओर तेजी से बढ़ रही है। धप। कटार से घायल प्राणी को इतने वर्षों बाद भी अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई, क्योंकि वह एक बार फिर मुस्कुराया, क्योंकि वह बहुत समय पहले ही इन सुनहरी छड़ों के दर्द का आदी हो चुका था। अब हम बस समय बीतने का इंतजार करते हैं। एकांत स्वर्ण पिंजरे में शांति एक बार फिर लौट आई, क्योंकि एक कैद प्राणी शांत हो गया और एक बार फिर धीरे धीरे खून बहने लगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 283 महान भलाई के लिए। नूह ने उस शक्तिशाली प्राणी की आकृति पर नजर डाली, जिसके बारे में उसने पुष्टि की थी कि वह वास्तविक दिव्य प्राणी है, जिसे हाल ही में घटित हुई घटनाओं के पीछे का कारण होना चाहिए था, क्योंकि जो शब्द उसने सुने थे उनसे उसका हृदय कांप उठा था। उन्होंने योजना बनाने और एक सहायक शिष्य के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया था, ताकि वे संभवतः दिव्य शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले गहन सूक्ष्म संप्रदाय के प्राणियों के बीच और अधिक विश्वास प्राप्त कर सके, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कार्य उन्हें इतना बड़ा अवसर प्रदान करेंगे। यह एक बहुत ही बढ़िया अवसर था। उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी ये थी कि ऐसे अत्यंत शक्तिशाली संगठन का सामना कैसे किया जाए जो रहस्यमय तकनीकों में निपुण था और जिसके पास अनेक संसारों पर अपार शक्ति और प्रभाव था। इस संगठन में हर जगह अति शक्तिशाली प्राणी फैले हुए थे, और वो उनकी शक्ति के बराबर भी नहीं पहुंच पाया। उसे इस समस्या से निपटने के बहुत कम संभावित रास्ते दिखाई दिए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सबसे खतरनाक रास्ता और सबसे ज्यादा अवसरों और सफलता की संभावनाओं से भरा रास्ता नर्क के पहले क्षेत्र में उसके एक ही प्रयास के बाद उसकी गोद में आ गिरेगा। उसने अपने बगल में दिव्य और आकर्षक एथेना को देखा, अपने धड़कते दिल को शांत किया और धीरे से जवाब दिया, सर वास्तव में क्या प्रस्ताव दे रहे हैं? दिव्य ने हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया, जिससे उनके बीच प्रकाश का एक गोलाकार प्रक्षेपण प्रकट हुआ और कई बारीकियां स्पष्ट हो गईं। दिव्य ने उन क्षेत्रों की ओर इशारा किया जहां असंख्य टिमटिमाते तारे थे, और वह सुरक्षा कवच कई तारों से भरा हुआ था। ब्रह्मांड विस्तृत एवं विशाल है, तथा इसे एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है जिसमें अरबों तारे हैं।
जैसे ही गोलाकार प्रक्षेपण जूम इन हुआ, उसने अपनी उंगलियां भींच ली, तब तक सुनहरे चमकते तारों से भरा एक और क्षेत्र दिखाई दिया। इस विशेष क्षेत्र में हमारी नोवस आकाशगंगा का प्रकाश विस्तार पिछले हजारों वर्षों से स्थिर और शांतिपूर्ण रूप से खड़ा है, जिसका कारण है वह मार्गदर्शन जो हम दिव्यगण प्रदान करते रहे हैं। तारों के इतिहास और उनके चारों ओर की समझ, जिसके बारे में नूह को केवल एक झलक मिली थी, उन अनेक यादों से जो उसने पिछले सप्ताहों में ग्रहण की थी, सेलेस्टियल के मुंह से आसानी से निकल आई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, इस बार उसने उस क्षेत्र की ओर इशारा किया जिसे उसने नोवस गैलेक्सी का प्रकाश विस्तार कहा था। यहाँ नीचे अंधकार का विस्तार है, एक ऐसा स्थान जो अराजकता से भरा हुआ है, क्योंकि एक अस्थिर गठबंधन के बैनर तले सितारों का एक समूह निवास करता है। नूह का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा जब उसने एक बार फिर एलायंस का जिक्र सुना, कुछ ऐसा जिसका उल्लेख वैम्पायर प्रिंस ने पहली मुलाकात के दौरान संक्षेप में किया था जब उसने सेलेस्टियल्स के खिलाफ खड़े लोगों के बारे में बात की थी। और इस सेलेस्टियल का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने नोवस गैलेक्सी के प्रक्षेपण में अंतिम भाग की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... क्या लेटालिस विस्तार खतरे और मृत्यु से भरा हुआ है, एक ऐसा क्षेत्र जो अतीत के अवशेषों से आबाद है, जो स्वयं को प्राचीन जातियां कहते हैं, भयानक शक्ति वाले प्राणी जो अपनी मृत्यु की ओर निरंतर सो रहे हैं। दिव्या के मुख से निकले अंतिम शब्दों में क्रोध की झलक थी जब उसने अपने हाथ हिलाए और प्रक्षेपण को फीका कर दिया। स्वर्गीय प्राणी प्रकाश विस्तार में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखते हैं तथा हमारी ओर अपने नुकीले दांत रखने वाले किसी भी खतरे से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। उसकी नज़र एक बार फिर नूह पर पड़ी और वह उसे अविचल दृष्टि से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल एक ही उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्या आप उस संगठन में शामिल होंगे जो केवल हमारी नोवस गैलेक्सी की भलाई के लिए, ब्रह्मांड की भलाई के लिए अस्तित्व में है? एल्डर स्पेसवार्प इस बातचीत को स्तब्ध भाव से देख रहे थे। तभी उन्होंने ट्रिक्सस की ओर मुड़कर उसकी पीठ पर थपथपाया ताकि उसका ध्यान केंद्रित रहे। नूह ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव लाए और अपनी बात रखी। हाँ, दिव्य देवता ने अपने हाथ हिलाकर एक संकेत दिया जिससे एक बड़ा काला क्रिस्टल प्रकट हुआ। ये शून्य क्रिस्टल 7वें आकाशीय तारे की दिशाएं और निर्देशांक रखता है। निकट भविष्य में आपको कई तरह के मिशन दिए जाएंगे, जिनमें से पहला मिशन गहन सूक्ष्म संप्रदाय में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद 7वें आकाशीय तारे तक आपका सफल आगमन होगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए आप अपने पास उपलब्ध किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। मैं भविष्य में आपकी प्रतिभा का बारीकी से अवलोकन और पोषण करने के लिए उत्सुक हूँ। दिव्य ग्रैंडमास्टर की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और वह उनके और एथेना के शरीर को ढकती चली गई। उनकी आकृतियां चमकने लगीं और वे गायब होने ही वाले थे। एथेना ने अपनी आकर्षक निगाहें नूह की ओर घुमाई और कुछ आखिरी शब्द कहे। आपकी पहले की सहायता के लिए धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। पलक, 1 मिलीसेकंड बाद उनकी आकृतियां गायब हो गईं तथा अंतरिक्ष के शून्य में केवल एल्डर स्पेसवार्प और नोआ ही बचे रह गए। एल्डर स्पेसवार्प ने घटते हुए सुनहरे घेरे को देखा जिसे सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर ने पहले बनाया था। जैसे ही उसने जल्दी से अपने हाथ नूह के शरीर पर रखे, एक बैंगनी सुरक्षात्मक घेरा जिसमें बहुत कम भव्यता थी उनके चारों ओर लिपट गया और वह एक बार फिर जोर से हंसने लगा। हा, हमारा एक शिष्य शीघ्र ही दिव्यात्माओं की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इस यात्रा में बहुत सारे आश्चर्य छिपे हैं। एल्डर बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें पहले से ही कल्पना थी कि उनके संप्रदाय को दिव्यों से कितने संसाधन और ज्ञान प्राप्त होंगे, क्योंकि अब उनके बीच उनका अपना शिष्य होगा। दूसरी ओर नूह के मन में इतने विचार थे कि उनकी गिनती करना कठिन था, क्योंकि वह हाल की घटनाओं के साथ साथ अपने आसपास के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानकारी भी जुटा रहा था। वह प्रकाश विस्तार जिसमें वे थे, डार्क एक्सपेंस जो एलायंस नामक संगठन के नियंत्रण में था, लेटालिस विस्तार जहां प्राचीन जातियां निवास करती थीं, ये सब नोवस आकाशगंगा में समाहित है जो ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है यह कोई नहीं जानता। इन सब के बीच वह प्रकाश विस्तार में एक महत्वहीन स्थान पर स्थित एक छोटे नीले ग्रह से आया प्राणी वह भविष्य के लिए भव्य योजनाएं और डिजाइन बना रहा था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 283 महान भलाई के लिए। नूह ने उस शक्तिशाली प्राणी की आकृति पर नजर डाली जिसके बारे में उसने पुष्टि की थी कि वह वास्तविक दिव्य प्राणी है, जिसे हाल ही में घटित हुई घटनाओं के पीछे का कारण होना चाहिए था, क्योंकि जो शब्द उसने सुने थे उनसे उसका हृदय कांप उठा था। उन्होंने योजना बनाने और एक सहायक शिष्य के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया था ताकि वे संभवतः दिव्य शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले गहन सूक्ष्म संप्रदाय के प्राणियों के बीच और अधिक विश्वास प्राप्त कर सके, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कार्य उन्हें इतना बड़ा अवसर प्रदान करेंगे। हाँ, यह एक बहुत ही बढ़िया अवसर था।
उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी ये थी कि ऐसे अत्यंत शक्तिशाली संगठन का सामना कैसे किया जाए जो रहस्यमय तकनीकों में निपुण था और जिसके पास अनेक संसारों पर अपार शक्ति और प्रभाव था। इस संगठन में हर जगह अति शक्तिशाली प्राणी फैले हुए थे और वो उनकी शक्ति के बराबर भी नहीं पहुंच पाया। उसे इस समस्या से निपटने के बहुत कम संभावित रास्ते दिखाई दिए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सबसे खतरनाक रास्ता और सबसे ज्यादा अवसरों और सफलता की संभावनाओं से भरा रास्ता नर्क के पहले क्षेत्र में उसके एक ही प्रयास के बाद उसकी गोद में आ गिरेगा। उसने अपने बगल में दिव्य और आकर्षक एथेना को देखा, अपने धड़कते दिल को शांत किया और धीरे से जवाब दिया, सर वास्तव में क्या प्रस्ताव दे रहे हैं? दिव्य ने हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया, जिससे उनके बीच प्रकाश का एक गोलाकार प्रक्षेपण प्रकट हुआ और कई बारीकियां स्पष्ट हो गईं। दिव्य ने उन क्षेत्रों की ओर इशारा किया जहां असंख्य टिमटिमाते तारे थे और वह सुरक्षा कवच कई तारों से भरा हुआ था। ब्रह्मांड विस्तृत एवं विशाल है तथा इसे एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है जिसमें अरबों तारे हैं। जैसे ही गोलाकार प्रक्षेपण जूम इन हुआ, उसने अपनी उंगलियां भींच ली, तब तक सुनहरे चमकते तारों से भरा एक और क्षेत्र दिखाई दिया। इस विशेष क्षेत्र में हमारी नोवस आकाशगंगा का प्रकाश विस्तार पिछले हजारों वर्षों से स्थिर और शांतिपूर्ण रूप से खड़ा है, जिसका कारण है वह मार्गदर्शन जो हम दिव्यगण प्रदान करते रहे हैं। तारों के इतिहास और उनके चारों ओर की समझ, जिसके बारे में नूह को केवल एक झलक मिली थी, उन अनेक यादों से जो उसने पिछले सप्ताहों में ग्रहण की थी, सेलेस्टियल के मुंह से आसानी से निकल आई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, इस बार उसने उस क्षेत्र की ओर इशारा किया जिसे उसने नोवस गैलेक्सी का प्रकाश विस्तार कहा था। यहाँ नीचे अंधकार का विस्तार है, एक ऐसा स्थान जो अराजकता से भरा हुआ है, क्योंकि एक अस्थिर गठबंधन के बैनर तले सितारों का एक समूह निवास करता है। नूह का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा जब उसने एक बार फिर एलायंस का जिक्र सुना, कुछ ऐसा जिसका उल्लेख वैम्पायर प्रिंस ने पहली मुलाकात के दौरान संक्षेप में किया था जब उसने सेलेस्टियल्स के खिलाफ खड़े लोगों के बारे में बात की थी। और इस सेलेस्टियल का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने नोवस गैलेक्सी के प्रक्षेपण में अंतिम भाग की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... क्या लेटालिस विस्तार खतरे और मृत्यु से भरा हुआ है, एक ऐसा क्षेत्र जो अतीत के अवशेषों से आबाद है, जो स्वयं को प्राचीन जातियां कहते हैं, भयानक शक्ति वाले प्राणी जो अपनी मृत्यु की ओर निरंतर सो रहे हैं। दिव्य के मुख से निकले अंतिम शब्दों में क्रोध की झलक थी जब उसने अपने हाथ हिलाए और प्रक्षेपण को फीका कर दिया। स्वर्गीय प्राणी प्रकाश विस्तार में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखते हैं तथा हमारी ओर अपने नुकीले दांत रखने वाले किसी भी खतरे से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। उसकी नज़र एक बार फिर नूह पर पड़ी और वह उसे अविचल दृष्टि से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल एक ही उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्या आप उस संगठन में शामिल होंगे जो केवल हमारी नोवस गैलेक्सी की भलाई के लिए, ब्रह्मांड की भलाई के लिए अस्तित्व में है? एल्डर स्पेसवार्प इस बातचीत को स्तब्ध भाव से देख रहे थे। तभी उन्होंने ट्रिक्सस की ओर मुड़कर उसकी पीठ पर थपथपाया ताकि उसका ध्यान केंद्रित रहे। नूह ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव लाए और अपनी बात रखी। हाँ, दिव्य देवता ने अपने हाथ हिलाकर एक संकेत दिया जिससे एक बड़ा काला क्रिस्टल प्रकट हुआ। ये शून्य क्रिस्टल 7वें आकाशीय तारे की दिशाएं और निर्देशांक रखता है। निकट भविष्य में आपको कई तरह के मिशन दिए जाएंगे, जिनमें से पहला मिशन गहन सूक्ष्म संप्रदाय में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद 7वें आकाशीय तारे तक आपका सफल आगमन होगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए आप अपने पास उपलब्ध किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। मैं भविष्य में आपकी प्रतिभा का बारीकी से अवलोकन और पोषण करने के लिए उत्सुक हूँ। दिव्य ग्रैंडमास्टर की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और वो उनके और एथेना के शरीर को ढकती चली गई। उनकी आकृतियां चमकने लगी और वे गायब होने ही वाले थे। एथेना ने अपनी आकर्षक निगाहें नूह की ओर घुमाई और कुछ आखिरी शब्द कहे। आपकी पहले की सहायता के लिए धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। पलक, 1 मिलीसेकंड बाद उनकी आकृतियां गायब हो गईं तथा अंतरिक्ष के शून्य में केवल एल्डर स्पेसवार्प और नोआ ही बचे रह गए। एल्डर स्पेसवार्प ने घटते हुए सुनहरे घेरे को देखा जिसे सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर ने पहले बनाया था। जैसे ही उसने जल्दी से अपने हाथ नूह के शरीर पर रखे, एक बैंगनी सुरक्षात्मक घेरा जिसमें बहुत कम भव्यता थी उनके चारों ओर लिपट गया और वह एक बार फिर जोर से हंसने लगा। हाँ, हमारा एक शिष्य शीघ्र ही दिव्यात्माओं की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इस यात्रा में बहुत सारे आश्चर्य छिपे हैं। एल्डर बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें पहले से ही कल्पना थी कि उनके संप्रदाय को दिव्यों से कितने संसाधन और ज्ञान प्राप्त होंगे, क्योंकि अब उनके बीच उनका अपना शिष्य होगा। दूसरी ओर नूह के मन में इतने विचार थे कि उनकी गिनती करना कठिन था, क्योंकि वह हाल की घटनाओं के साथ साथ अपने आसपास के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानकारी भी जुटा रहा था। वह प्रकाश विस्तार जिसमें वे थे, डार्क एक्सपेंस जो एलायंस नामक संगठन के नियंत्रण में था, लेटालिस विस्तार जहां प्राचीन जातियां निवास करती थीं,
ये सब नोवस आकाशगंगा में समाहित है, जो ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है यह कोई नहीं जानता। इन सब के बीच वह प्रकाश विस्तार में एक महत्वहीन स्थान पर स्थित एक छोटे नीले ग्रह से आया प्राणी वह भविष्य के लिए भव्य योजनाएं और डिजाइन बना रहा था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 284 एक बहुमूल्य तकनीक। नूह को अगली घटनाएं धुंधली सी महसूस हुई। उसके मन में निकट भविष्य में आगे बढ़ने के बारे में लगातार विचार चल रहे थे, क्योंकि उसे शोरगुल वाले एल्डर स्पेसवाक द्वारा इंटरस्टेलर शिप में वापस ले जाया जा रहा था, जो कि कल्टीवेशन की दुनिया की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहा था। एल्डर ने अपनी स्थिति को सदमे और आश्चर्य के रूप में लिया जब उन्होंने अन्य एल्डर्स और क्रिक्सिस के पिता के साथ हाल ही में घटी घटनाओं पर बातचीत की, जिससे इस यात्रा पर आए सभी एल्डर्स उत्साह से कांप उठे। यह विशेष रूप से एल्डर बाल्डविन के लिए था, जिनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने स्पष्ट रूप से हिलते हुए बेटे को गले लगाया और उसके साथ जश्न मनाया। इस प्रकाश विस्तार में तारों के जिस समूह में वे थे, वहां दिव्यों की कृपा प्राप्त करने से सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षा और धन की गारंटी थी। साधना जगत के समान कई प्रमुख लोग ये जानते थे, और इसीलिए वे अच्छी स्थिति में बने रहने के लिए दिव्यों द्वारा बुलाए गए नारकीय शिकार जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनके गहन सूक्ष्म संप्रदाय के एक शिष्य को दिव्यों की श्रेणी में शामिल किया जाना सबसे बड़ा आशीर्वाद था जो किसी भी प्रमुख विश्व के संगठन को प्राप्त हो सकता था। जब अंतरतारकीय यान अंतरिक्ष के शून्य से होकर साधना की दुनिया की ओर वापस लौटा, तो चारों ओर उत्सव का माहौल था। एल्डर्स और शिष्यों का पूरा ध्यान नारकीय शिकार के परिणामों पर था और इस बात पर कि उनका नाम प्रमुख दुनियाओं में कैसे फैलेगा। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि उस रहस्यमयी बूढ़े के साथ गई प्रतिभाशाली एथेना के साथ उसके समूह में 4 और प्राणी भी थे। फिर भी जब घटनाएं समाप्त हुई तो ये चारों प्राणी चले गए और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले देखने वालों ने उन्हें लगभग भुला दिया हो। उनका आना जाना लगा रहा और वे अपने पीछे कोई खास बात नहीं छोड़ गए क्योंकि उन्हें जल्दी ही भुला दिया गया। अंतरतारकीय यान कुछ घंटों तक आकाश में घूमता रहा और निश्चित रूप से कुछ ही देर बाद उन्हें वह टिमटिमाता तारा दिखाई दिया जो साधना जगत का प्रतीक था। यान समताप मंडल को चीरता हुआ गहन सूक्ष्म पंथ के तारकीय आकाश पर्वतों की ओर उतरा, जहां एक भव्य जुलूस पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। एल्डर स्पेसवार्प ने बहुत समय पहले संप्रदाय के मास्टर को सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर के साथ घटित महत्वपूर्ण घटना के बारे में संदेश भेजा था, जिसके कारण प्रोफाउंड एस्ट्रल संप्रदाय के गुप्त नेता को अपना निवास छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो लौटने वाले चैंपियनों को प्राप्त करने के लिए कुछ एल्डर्स के साथ सबसे आगे खड़ा था। ओह, जब चमकता हुआ बेटा विलियम वास्ट्रेल के साथ लौटा तो गूंजती हुई चीखें गूंज उठी, जिसे फिर कभी इस नाम से नहीं पुकारा जा सकता था, क्योंकि उसने इस यात्रा के दौरान अपनी असली प्रतिभा दिखाई थी और एक मुख्य शिष्य के रूप में लौटा था जिसे वे केवल आदर की दृष्टि से देख सकते थे। क्रिक्सिस, क्रिक्सिस, क्रिक्सिस। जैसे ही अंतरतारकीय युद्धपोत उतरा, गहन सूक्ष्म संप्रदाय के मुख्य शिखर पर मंत्रोच्चार गूंज उठा और कई दिनों तक चलने वाला एक विशाल उत्सव शुरू हो गया। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण कोर डिसिपल था, जो हाल ही में समाप्त हुए इन्फिनल हंट में शीर्ष 10 में था, और साथ ही शाइनिंग सन विलियम, जिसने इन सभी वर्षों में असाधारण प्रदर्शन जारी रखा। उत्सव शुरू हो चुका था और कई दिनों तक जारी रहना था, लेकिन इसका मुख्य कारण एक बिल्कुल अलग स्थान था जब वे गहन सूक्ष्म संप्रदाय के मुख्य शिखर पर वापस पहुंचे। एल्डर स्पेसवार्प ने नूह को दीक्षा समारोह से दूर ले जाकर उस संप्रदाय गुरु का अनुसरण किया जिसने लौटने वाले शिष्यों को स्वीकार किया था और अन्य एल्डर्स के साथ पर्वत शिखर में एक स्थान की ओर चला गया। चर्चा करने के लिए कई गुप्त और महत्वपूर्ण बातें थीं और उन्हें जश्न मनाने में समय बर्बाद करने के लिए टाला नहीं जा सकता था। एल्डर बाल्डविन अपने बेटे के साथ एल्डर स्पेसवार्प के साथ मुख्य शिखर के किनारे स्थित एक प्राचीन दरवाजे में गए, जहां से संप्रदाय के नेता और अन्य एल्डर अंदर जा रहे थे। वे गहन सूक्ष्म संप्रदाय के पैतृक हॉल में जा रहे थे जहां संप्रदाय के नेता और अन्य महत्वपूर्ण बुजुर्ग आमतौर पर निवास करते थे, लेकिन इस पैतृक हॉल का एक और अर्थ भी था। ये ज्ञात था कि संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण खजाने और तकनीकें इसी पैतृक हॉल में रखी जाती थीं, और अगर कभी किसी शिष्य को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया जाता था तो इसका कारण ये होता था कि उन्हें संप्रदाय से कोई महान खजाना या तकनीक प्राप्त हो रही थी। फिर भी जब नूह प्राचीन द्वार से गुजर रहा था तो उसके पीछे बुजुर्गों और संप्रदाय के नेता का पूरा जुलूस चल रहा था और उसने महसूस किया कि ये उसके पीछे बंद हो गया है। उसकी निगाहें उज्ज्वल पैतृक हॉल की ओर गईं, जहां कई उत्कृष्ट रूप से खड़े स्तंभों ने क्षेत्र को कई खंडों में विभाजित किया था। कुछ क्षेत्र विशाल पुस्तकालयों की ओर ले जाते थे, अन्य क्षेत्र दैदीप्यमान अस्त्र शस्त्रों से जगमगाते क्षेत्रों की ओर ले जाते थे, तथा अन्य क्षेत्र गहन सूक्ष्म संप्रदाय के उच्च स्तर के लोगों के रहने के स्थान थे, जिनमें सार और मान में जीवंत आत्मा झीलें थीं, जिनके कारण पूरा क्षेत्र ज्ञान और खजाने से भरे स्वर्ग जैसा लगता था। नूह ने अपना ध्यान गहन सूक्ष्म संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की ओर लगाया,
जो अन्य सभी बुजुर्गों के साथ शून्य रैंक पर शक्तिशाली आभा छोड़ रहे थे। बहुत कम लोगों ने एल्डर बाल्डविन के समान संत रैंक के रूप में आभा छोड़ी, उनकी ओर देखा। संप्रदाय का गुरु एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो 40 वर्ष से अधिक का नहीं लग रहा था। उसकी भौहें तीखी थीं, जबकि एक अस्थिर शैतानी बैंगनी आभा उसके शरीर के चारों ओर नाच रही थी। यह अस्थिर बैंगनी आभा ये दर्शाती थी कि यह व्यक्ति शून्य आकाश क्षेत्र से ऊपर के रैंक की सफलता के आधे रास्ते पर था और आत्मा निर्माण क्षेत्र की ओर जा रहा था। साधकों ने इसे आत्मा निर्माण क्षेत्र कहा, जबकि नूह को ये स्तर केवल उसके ग्रह की ग्रह प्रणाली द्वारा दिए गए सरलीकृत स्तरों में आत्मा रैंक के रूप में ही पता चला। किसी प्राणी का महत्वपूर्ण शून्य रैंक चरण को तोड़ना और उससे आगे जाना अत्यंत दुर्लभ था, और यही कारण था कि एक प्रमुख विश्व जैसे कि साधना की दुनिया में 3 सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक का ये संप्रदाय नेता भी शून्य रैंक की सीमाओं को तोड़ने और आत्मा रैंक में प्रवेश करने के केवल आधे रास्ते में ही था। आत्मा निर्माण क्षेत्र एक ऐसा स्तर था जहां प्राणी अपनी शक्ति के भौतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देता था और अपनी आत्मा को मजबूत करने के अत्यंत कठिन कार्य पर काम करना शुरू कर देता था। यह एक खतरनाक क्षेत्र था जहां अत्यधिक कुशल लोग स्वयं को अपंग बना सकते थे या अपने मूल में खतरनाक घाव छोड़ सकते थे जिन्हें ठीक होने में बहुत समय लगता था। नूह ने देखा कि यह प्राणी आत्मा रैंक के आधे रास्ते में बोल रहा था। आपने इस नारकीय शिकार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और यहाँ तक कि सेलेस्टियल्स का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिन्होंने आपको अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। संप्रदाय के नेता ने अपने हाथों से इशारा किया, तभी एक बुजुर्ग पीछे से आया, जिसके हाथ में एक साफ सुथरी दिखने वाली पुस्तक और चांदी की चौकोर प्लेट पर रखी एक चमकदार भंडारण अंगूठी थी। आपके पुरस्कार प्रचुर मात्रा में हैं और आमतौर पर आप उन्हें समारोह समाप्त होने के बाद प्राप्त करते हैं, लेकिन अब आपकी पहचान पूरी तरह से अलग है और आपको दिव्य तारे की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करते हुए अपना समय बुद्धिमानी से व्यतीत करना होगा। संप्रदाय का नेता, जो इस पूरे समय गंभीर भाव में था, एक हल्की सी मुस्कान प्रकट करता है जब ये बुजुर्ग ट्रे लेकर आगे आता है और उसे नूह के पास लाता है। उसकी आवाज एक बार फिर पैतृक हॉल में गूंजती है। इस अंगूठी में प्रचुर मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां और स्पिरिट स्टोन है जो संत क्षेत्र में आपकी शक्ति को मजबूत करने में उपयोगी होंगे। और ये उन्होंने चांदी की ट्रे पर अंगूठी के पास रखी हुई साफ सुथरी दिखने वाली किताब की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... ये हमारे गहन सूक्ष्म संप्रदाय की निरपेक्ष अंतरिक्ष तकनीक की एक प्रति है जिसे आप ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये वह तकनीक है जो हमारे पूर्वज ने हजारों साल पहले लेटालिस विस्तार में अपनी खतरनाक यात्रा के दौरान खोजी थी। इस तकनीक को लेस देन सूक्ष्म कनेक्टर ग्रेटर देन कहा जाता है। ... विस्मय अधिबोधक चिन्ह। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 285 कार्य योजना। नूह ने देखा कि कैसे गहन सूक्ष्म संप्रदाय के संप्रदाय गुरु उस शिष्य के प्रति अत्यधिक सद्भावना दिखा रहे थे जो जल्द ही अपने संप्रदाय को छोड़कर किसी महान कार्य में शामिल होने के लिए तारों की यात्रा पर जाने वाला था। नूह का हृदय शांत था, जबकि उसके चेहरे पर तीव्र भावनाएं थीं और उसकी आवाज पैतृक हॉल में नाटकीय ढंग से गूंज रही थी। ये शिष्य सदैव गहन सूक्ष्म संप्रदाय के उपकारों को याद रखेगा। ये शब्द खुशी के द्वार खोलने की कुंजी थे, क्योंकि यह एकमात्र चीज थी जिसे एल्डर्स और संप्रदाय के नेता ढूंढ रहे थे, एक स्वीकृति कि यह शिष्य उन्हें समर्थन प्रदान करेगा जब वह सेलेस्टियल्स रैंक में स्थान प्राप्त कर लेगा। हाँ, बढ़िया। अब जाओ और तैयारी करो। जब तुम अंतरिक्ष में जाओगे तो हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने एक छोटे जहाज को संशोधित करेंगे। नूह ने अपना सिर हिलाया जब उसे सेलेस्टियल ग्रैंड मास्टर द्वारा दिया गया पहला मिशन याद आया, सेलेस्टियल स्टार पर सुरक्षित और किसी भी तरह से पहुंचना। वह संत क्षेत्र में केवल एक साधक था और उसे बिना दम घुटने के अंतरिक्ष के शून्य में आसानी से यात्रा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। फिर भी उसका पहला मिशन इस मुद्दे को पार करना और सफलतापूर्वक पहुंचना था ताकि उसे पूर्ण शिष्य माना जा सके। वो इस मिशन को कई तरीकों से पूरा कर सकता था और सबसे आसान तरीका था एक छोटे से बर्तन का उपयोग करना जो कि शून्य क्षेत्र के सार द्वारा संचालित होता था, जो कि आत्मा पत्थरों के रूप में था, जिसे उसका गहन सूक्ष्म संप्रदाय भी उसके लिए प्रदान करता था। बेशक लेसर कथुलू कौशल वृक्ष की उप क्षमताओं के साथ सेंट रैंक पर भी अंतरिक्ष में यात्रा करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी और ऐसा करते समय उसे ऊर्जा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो उन सामान्य और सरल तरीकों से खेल रहा होगा जिनका इस्तेमाल एक साधक उस बेहद खतरनाक स्थान यानी आकाशीय तारे तक सुरक्षित पहुंचने के लिए करता है। नूह दिव्य शिष्य बनने के इस निमंत्रण के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था, जिसने उसे इन अत्यंत खतरनाक शत्रुओं में से एक के रूप में घुसपैठ करने का अद्भुत अवसर प्रदान किया। उसके मन में कई विचार थे कि वह किस प्रकार सेलेस्टियल्स से मुकाबला कर सकता है, लेकिन अपने शत्रुओं को अंदर से खत्म करने से बेहतर और क्या तरीका हो सकता था।
हालांकि ये बेहद खतरनाक होगा और वह एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा होगा। उस खतरनाक तारे में कदम रखने से पहले ही उसे व्यापक तैयारी करनी होगी। इन तैयारियों का पहला चरण था गहन सूक्ष्म संप्रदाय की यह परम अंतरिक्ष तकनीक, जो उसे एक थाली में परोसी गई थी और साथ में प्रचुर मात्रा में परिष्कृत कोर जो काल्पनिक से लेकर संत तक थे, जिन्हें साधक आत्मा रत्न कहते थे। उन्होंने ऐसी तकनीक बनाई जिससे वे किसी भी ऐसी स्थिति से बच सके जहां अंतरिक्ष बंद हो और टेलीपोर्टेशन की अनुमति न हो, जब वे साधना की दुनिया में वापस लौटे, और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे बुरी स्थिति में ही किया जा सकता था, जब सब कुछ बिखर गया हो और उसके पास भागने के अलावा कोई चारा न हो। जब बात सेलेस्टियल्स की गुफा तक पहुंचने वाले इस नए रास्ते की आई, तो उसे ऐसी गुप्त तकनीकें हासिल करनी थी जो सेलेस्टियल्स की रहस्यमयी तकनीकों का जवाब दे सकें। उसे पूर्णतः आश्वस्त होना था कि जब उसका शरीर उस दिव्य तारे पर उतरेगा, तो चारों ओर स्थित भयानक शक्तियां उसे केवल एक प्रतिभावान साधक के रूप में ही देखेंगी, जिसमें अपार संभावनाएं हैं। जब उसका ध्यान इस सड़क की ओर गया तो उसके मन में केवल एक ही छवि उभरी। शुद्ध रक्त पिशाच राजकुमार कैसियस शक्तिशाली पर्यवेक्षक सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर की नजरों से बच निकलने में सफल रहा था, जबकि उसने अपने शिष्यों को एक रहस्यमय कौशल के प्रयोग से मार डाला था, जिसे नूह केवल वैम्पायर के ग्रहलोक अंडरवर्ल्ड में ही पा सकता था। इसलिए सेलेस्टियल स्टार के पास जाने से पहले वह सबसे पहले प्राइम वर्ल्ड का दौरा करेगा, जिसमें ऐसे प्राणी रहते थे जो प्रकाश विस्तार में स्थित थे, जहां सेलेस्टियल्स का नियंत्रण था, और फिर भी वे सेलेस्टियल्स के छिपे हुए दुश्मन थे। वो वहां जाकर सेलेस्टियल्स और उनका विरोध करने वाली शक्तियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेगा। साथ ही इस अवसर का उपयोग वैम्पायर्स के अद्भुत कौशल को सीखने के लिए करेगा, जिससे वे सेलेस्टियल्स की नाक के नीचे से बच निकलने में सक्षम होंगे। नूह के मन में कई योजनाएं चल रही थीं, क्योंकि एक नए साहसिक कार्य पर निकलने से पहले उसे कुछ और काम भी करने थे। वो मुस्कुराते हुए अपने पिता एल्डर बाल्डविन की ओर मुड़ा, जो भावुक होकर कांप रहे थे, और उनके साथ पैतृक भवन से बाहर निकल गया, क्योंकि एल्डर्स और संप्रदाय के नेता भविष्य की चर्चाओं में मग्न हो गए थे। माहौल बहुत उज्ज्वल था, क्योंकि इस समय प्रोफाउंड एस्ट्रल संप्रदाय का भविष्य बेहद उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। भावुक एल्डर बाल्डविन अपने सामने खड़े क्रिक्सस को देखता रहा, जब उसने देखा कि वो युवक मुड़कर उससे बात कर रहा है और वे दोनों अपने पिल पेविलियन पर्वत की ओर वापस उड़ रहे हैं। पिताजी, मैं तैयारी करते हुए कम से कम कुछ हफ्तों तक बंद साधना में रहना चाहता हूँ। मैं आकाशीय तारे की ओर जाने के लिए अंतरिक्ष में यात्रा शुरू करने से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होना चाहता हूँ। गर्वित पिता ने अपने बेटे की ओर देखा, उसने भावुक होकर सिर हिलाया और कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके साधना निवास में कोई भी प्राणी आपको परेशान न करे। जितना समय चाहिए उतना समय लें और केवल तभी बाहर आएं जब आप तैयार हों। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि संप्रदाय का नेता आपकी सुरक्षा की गारंटी के लिए आपके लिए सबसे अच्छा अंतरतारकीय जहाज तैयार करे। पिता और पुत्र ने एक दूसरे की ओर आंखों में आंसू भरकर देखा। जब वे एक समझौते पर पहुंचे, नूह ने पिल पेविलियन पर्वत पर भिनभिनाते शिष्यों को अनदेखा करते हुए अपने साधना निवास के अंदर चले गए और अपने पीछे प्राचीन गुफा के दरवाजे को बंद होते देखा। भावुक और गर्वित चेहरा तुरंत ही गायब हो गया और वह शांत और गणनाशील हो गया। हल्की सांसें छोड़ते हुए उसने आखिरकार चारों ओर से शक्तिशाली प्राणियों से घिरे होने से मुक्ति पा ली। घटनाओं का वह अद्भुत क्रम, जिसके कारण एक दिव्य ग्रैंडमास्टर ने उसे निमंत्रण भेजा, जो निमंत्रण जैसा नहीं लग रहा था, उसके मन में घूम रहा था। जब उसने एक बार फिर से सांस ली और अपने आप को शांत किया, वह पहले से ही योजनाएं बना रहा था कि कैसे वह इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली अनेक संभावनाओं से निपटेगा। वो हर कदम को चरणबद्ध तरीके से उठाएगा और फिलहाल जो कर सकता है वह करेगा। अब वह जो कर सकता था वह था उस परम तकनीक को प्राप्त करने की सफलता का आनंद लेना, जिस तक शैतानी समय अन्वेषक को भी तब तक पहुंच नहीं दी गई थी, जब वह अभी भी गहन सूक्ष्म संप्रदाय का सदस्य था। जब शैतानी समय अन्वेषक और गहन सूक्ष्म संप्रदाय की बात आई तो कई रहस्य और पर्दे के पीछे की गतिविधियां थीं, लेकिन इनमें से कोई भी अब मायने नहीं रखता था, क्योंकि वह जो चाहता था वह पहले ही प्राप्त कर चुका था। वो इस राजनीति में नहीं उलझा कि कैसे वह प्राणी, जिसे उसने भस्म हो चुकी यादों में देखा था, जिसने शैतानी पर्दाफाश करने वाले का पीछा किया था और उसे तब तक बुरी तरह घायल किया था जब तक कि उस षड्यंत्रकारी ने अपनी मौत का नाटक नहीं कर दिया, वास्तव में गहन सूक्ष्म संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय गुरु था। इस समय इस सारी जानकारी पर विचार करने का न तो समय था और न ही फुर्सत, क्योंकि उसके लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खुल चुका था। संप्रदाय के गुरु के शब्दों से संकेत मिलता है कि ये उत्कृष्ट खजाने लेटालिस विस्तार से प्राप्त किए गए थे, जहां शक्तिशाली प्राचीन जातियां निवास करती थीं। लेकिन ये भी एक विषय था और एक पूरी तरह से अलग समय के लिए एक साहसिक कार्य था, क्योंकि इस वर्तमान क्षण में
नूह ने चांदी की प्लेट के शीर्ष पर स्थित प्राचीन पुस्तक पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसने अपने हाथों को उस पर रखा और उसे प्रकाश के कणों में गायब होते देखा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 286 लेस देन ग्रेटर दैन। अतीत में नूह के सामने आने वाली अनेक बाल मौतें इसलिए हुई क्योंकि स्थानिक तकनीकों में निपुण कोई व्यक्ति एक स्थानिक ताला लगा देता था जिससे सभी निकास बंद हो जाते थे। पहली बार उसे यह एहसास खोई हुई दुनिया के सच्चे सर्वनाश के दौरान हुआ था जब दिव्य शक्तियों ने एक पूरे ग्रह के लिए स्थानिक संचरण को अवरुद्ध कर दिया था। उस दौरान उसकी जान बचाने का एकमात्र कारण रहस्यमय कर्म संप्रदाय का नेता था जो कुछ समय पहले उसकी आंखों के सामने लुप्त हो गया था। दूसरी बार शैतानी समय के अन्वेषक के खजाने के निवास की पहली खोज के दौरान जहां भागना एक बार फिर असंभव हो गया था। नूह को यह एहसास पसंद नहीं आया, इसलिए उसने एक ऐसा हुनर हासिल करने की कोशिश की जिससे ये समस्या पुरानी पड़ जाए। यहीं पर प्राइम वर्ल्ड की एक प्रमुख शक्ति प्रोफाउंड एस्ट्रल सेक्ट की एब्सोल्यूट स्पेस तकनीक सामने आई। जब उसने अपने स्टेट पैनल पर चमकती नीली रोशनी में दिखाई देने वाले नए कौशल को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर दैन। तारों से आपका जुड़ाव अनोखा है क्योंकि आप अंतरिक्ष के नियमों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने में सक्षम हैं। एक कुशल कनेक्टर अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ वह पहले कभी नहीं गया। उसकी क्षमताओं में माकर, कनेक्टर, एस्ट्रल ट्रैवलर, एक्सपेंसिव स्पेस और स्टार सीकर शामिल हैं। माकर कई स्थानों को चिन्हित किया जा सकता है जहां उपयोगकर्ता तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है। उपयोगकर्ता पहले से चिन्हित स्थानों या अपनी दृष्टि के क्षेत्र में देखे जा सकने वाले किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता है। एस्ट्रल कनेक्टर की विशिष्टता उपयोगकर्ता को किसी भी स्थापित स्थानिक प्रतिबंध के बिना वांछित स्थान पर जाने में सक्षम बनाएगी। कनेक्टर अंतरिक्ष के नियम में निपुण प्राणियों द्वारा प्राप्त एक विशेष उपाधि। अंतरिक्ष के नियम से प्रभावित सभी क्षमताओं को जोड़ 300% प्रदान करता है। एस्ट्रल ट्रैवलर अनगिनत तारे अनदेखे ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हैं और कई अनोखे स्थान बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। एस्ट्रल कनेक्टर को तारों के बीच एक बेतरतीब अनोखे स्थान पर पहुंचाया जाएगा और उनकी यात्रा को सीमित करने वाली एकमात्र चीज ये होगी कि एस्ट्रल ट्रैवलर को सक्रिय करते समय वे कितने मन का उपयोग कर सकते हैं। विस्तृत स्थान अंतरिक्ष का एक विस्तृत क्षेत्र जिसे उपयोगकर्ता अपने भंडारण क्षेत्र के रूप में उपयोग कर सकता है। इसका आकार केवल उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की जा सकने वाली ऊर्जा द्वारा सीमित होता है। स्टार डिस्ट्रॉयर यह एक ऐसी क्षमता है जिसका इस्तेमाल एस्ट्रल कनेक्टर्स द्वारा बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में मान की आवश्यकता होती है और यह निर्दयी भी है। स्टार डिस्ट्रॉयर के प्रभाव किसी तारे के एक बड़े क्षेत्र में कंपन पैदा करने से लेकर तारे के केंद्र को अस्थिर करने और अंततः तारे के विनाश तक हो सकते हैं। ज्यादातर एस्ट्रल कनेक्टर्स केवल तारे के बड़े क्षेत्रों में ही कंपन पैदा कर पाते हैं क्योंकि इसके पूर्ण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नूह का दिल कांप उठा जब उसने धीरे धीरे लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर दैन के अंतर्गत निहित सभी क्षमताओं को पढ़ा। ये निरपेक्ष कौशल लेस देन निरपेक्ष पाप ग्रेटर दैन से काफी भिन्न था, जो कि दानव दुनिया में संश्लेषित किया गया था, जहां यदि कोई कौशल को काफी करीब से नहीं देख रहा था तो वे यह मान लेते थे कि इसमें कम क्षमताएं हैं। इस कौशल का उपयोग कौन कर रहा था इस पर निर्भर करते हुए ये सही हो सकता है, लेकिन नूह के मामले में इस कौशल पर लगाए गए लगभग हर सीमा बंधन से उसे कोई समस्या नहीं हुई। वह माकर की क्षमताओं को पढ़कर खुश था जिससे वह अंतरिक्ष में किसी भी निर्देशांक को चिन्हित कर सकता था और जब चाहे उस स्थान पर वापस लौट सकता था, भले ही उस स्थान पर एक स्थानिक ताला लगा हो जहां वह वर्तमान में था। यही वह मुख्य चीज थी जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन उसने लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर दैन की अन्य क्षमताओं के साथ आने वाले प्रचुर आश्चर्यों की कभी उम्मीद नहीं की थी। कनेक्टर शीर्षक जिसने उसकी अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं को और भी बढ़ा दिया था, वो कुछ ऐसा था जो उसने पहले भी देखा था, लेकिन इस पूर्ण कौशल के अंतर्गत आने वाली बाकी क्षमताएं भी अचंभित करने वाली थीं। भविष्य में नूह द्वारा निश्चित रूप से आजमाए जाने वाले अनोखे कौशलों में से एक एस्ट्रल ट्रैवलर था। ये क्षमता अनोखी थी क्योंकि यह उसे एक ऐसे अनजान स्थान पर टेलीपोर्ट कर देती थी जहां वह पहले कभी नहीं गया था, लेकिन इस कौशल के विवरण में इस स्थान को अनोखा बताया गया था, जिससे नूह भविष्य में इस कौशल को पूरी तरह से परखने के लिए उत्सुक हो गया कि ये अनोखे स्थान कौन से हो सकते हैं। विस्तृत स्थान एक सरल और फिर भी बेहद उपयोगी क्षमता थी जिसने उसके स्टोरेज रिंग या बैग को बेकार बना दिया क्योंकि इसमें अंतरिक्ष का एक बेहद विस्तृत क्षेत्र था जो अंतहीन लगता था, जिससे उसे एक सहज ज्ञान युक्त विशेषता मिली जो कई मायनों में मददगार थी। ये अमोर्फस स्पेस बीस्ट कौशल वृक्ष द्वारा प्रदान की गई क्षमता मिनिएचर स्पेस क्षमता से अलग थी जो उसे अपने शरीर और अपने दुश्मनों के शरीर को एक छोटे से अलग स्थान में खींचने की अनुमति देती थी। यह अंतिम क्षमता थी जिसने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर किया
लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर देन की एकमात्र आक्रामक क्षमता कौशल जिसे लेस देन स्टार डिस्ट्रॉयर ग्रेटर देन के रूप में जाना जाता है। यह एक अत्यंत चौंकाने वाला कौशल था, जैसा कि कौशल पैनल में वर्णित किया गया था, जहां गहन सूक्ष्म संप्रदाय में इस निरपेक्ष तकनीक के कई पिछले उपयोगकर्ता केवल इस क्षमता के पहले स्तर पर ही कुशल थे, जो कि उनके द्वारा लक्षित व्यापक क्षेत्रों को अस्थिर करने और भूकंप पैदा करने में सक्षम थे, जो भारी मात्रा में क्षति पहुंचा सकते थे। लेकिन उनके पास कभी भी इतनी ऊर्जा और कौशल नहीं था कि वे एक पूरे ग्रह को अस्थिर कर सकें, फिर भी जैसा कि कौशल के नाम से ही जाहिर था, उसका विनाश कर सकें। नूह सोच रहा था कि क्या वह खुद भी ऐसा अद्भुत काम कर पाएगा, और उसके मन में पहले से ही एक विचार था जिसकी पुष्टि उसने उन ग्रह प्रणालियों की ओर अपने विचार भेजकर की जिनसे वह जुड़ा हुआ था। इसका प्रयोग पुनर्तः लघु विश्वों या संभवतः मध्य विश्वों पर किया जाना चाहिए। हाँ, हालांकि यह एक बड़ी दुनिया के खिलाफ भी काम कर सकता है। हम तब तक बहुत आश्वस्त नहीं होंगे जब तक कि हमारी 3 दुनियाएं रैंक में बढ़ना जारी नहीं रखती और एक प्रमुख दुनिया के स्तर पर कदम रखना शुरू नहीं करती। ग्रह प्रणालियों के साथ बातचीत करते समय उसके विचार पुष्ट हुए। जिन विश्वों से वह जुड़ा था उनके स्तर को उन्नत करने के विषय ने उससे आगे क्या करना है इसकी याद दिलाई, क्योंकि उसने साधना के विश्व के लिए निर्धारित लक्ष्य की सफल उपलब्धि पर आनंदित होना समाप्त कर दिया था तथा अपने लिए एकत्रित की गई नई क्षमताओं के वर्णन पर अधिक समय व्यतीत किया था। उसने इस दुनिया के लिए अपने लक्ष्य हासिल कर लिए थे और अब वो उस चीज का इंतजार कर रहा था जिसे उसने पर्दे के पीछे से शुरू किया था। वो उस ठंडी दुनिया के बारे में सोच रहा था जहां उसने अपने पाप के अग्रदूतों और एक बेहद घमंडी पेंगुइन को भेजा था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 286 लेस देन ग्रेटर देन। अतीत में नूह के सामने आने वाली अनेक बाल मौतें इसलिए हुई क्योंकि स्थानिक तकनीकों में निपुण कोई व्यक्ति एक स्थानिक ताला लगा देता था जिससे सभी निकास बंद हो जाते थे। पहली बार उसे यह एहसास खोई हुई दुनिया के सच्चे सर्वनाश के दौरान हुआ था, जब दिव्य शक्तियों ने एक पूरे ग्रह के लिए स्थानिक संचरण को अवरुद्ध कर दिया था। उस दौरान उसकी जान बचाने का एकमात्र कारण रहस्यमय कर्म संप्रदाय का नेता था, जो कुछ समय पहले उसकी आंखों के सामने लुप्त हो गया था। दूसरी बार शैतानी समय के अन्वेषक के खजाने के निवास की पहली खोज के दौरान, जहां भागना एक बार फिर असंभव हो गया था। नूह को यह एहसास पसंद नहीं आया, इसलिए उसने एक ऐसा हुनर हासिल करने की कोशिश की जिससे ये समस्या पुरानी पड़ जाए। यहीं पर प्राइम वर्ल्ड की एक प्रमुख शक्ति प्रोफाउंड एस्ट्रल सेक्ट की एब्सोल्यूट स्पेस तकनीक सामने आई। जब उसने अपने स्टेट पैनल पर चमकती नीली रोशनी में दिखाई देने वाले नए कौशल को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर देन। तारों से आपका जुड़ाव अनोखा है क्योंकि आप अंतरिक्ष के नियमों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने में सक्षम हैं। एक कुशल कनेक्टर अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ वह पहले कभी नहीं गया। उसकी क्षमताओं में माकर, कनेक्टर, एस्ट्रल ट्रैवलर, एक्सपेंसिव स्पेस और स्टार सीकर शामिल हैं। माकर कई स्थानों को चिन्हित किया जा सकता है जहां उपयोगकर्ता तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है। उपयोगकर्ता पहले से चिन्हित स्थानों या अपनी दृष्टि के क्षेत्र में देखे जा सकने वाले किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता है। एस्ट्रल कनेक्टर की विशिष्टता उपयोगकर्ता को किसी भी स्थापित स्थानिक प्रतिबंध के बिना वांछित स्थान पर जाने में सक्षम बनाएगी। कनेक्टर अंतरिक्ष के नियम में निपुण प्राणियों द्वारा प्राप्त एक विशेष उपाधि। अंतरिक्ष के नियम से प्रभावित सभी क्षमताओं को जोड़ 300% प्रदान करता है। एस्ट्रल ट्रैवलर अनगिनत तारे अनदेखे ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हैं और कई अनोखे स्थान बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। एस्ट्रल कनेक्टर को तारों के बीच एक बेतरतीब अनोखे स्थान पर पहुंचाया जाएगा और उनकी यात्रा को सीमित करने वाली एकमात्र चीज ये होगी कि एस्ट्रल ट्रैवलर को सक्रिय करते समय वे कितने मन का उपयोग कर सकते हैं। विस्तृत स्थान अंतरिक्ष का एक विस्तृत क्षेत्र जिसे उपयोगकर्ता अपने भंडारण क्षेत्र के रूप में उपयोग कर सकता है। इसका आकार केवल उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की जा सकने वाली ऊर्जा द्वारा सीमित होता है। स्टार डिस्ट्रॉयर यह एक ऐसी क्षमता है जिसका इस्तेमाल एस्ट्रल कनेक्टर्स द्वारा बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में मान की आवश्यकता होती है और यह निर्दयी भी है। स्टार डिस्ट्रॉयर के प्रभाव किसी तारे के एक बड़े क्षेत्र में कंपन पैदा करने से लेकर तारे के केंद्र को अस्थिर करने और अंततः तारे के विनाश तक हो सकते हैं। ज्यादातर एस्ट्रल कनेक्टर्स केवल तारे के बड़े क्षेत्रों में ही कंपन पैदा कर पाते हैं क्योंकि इसके पूर्ण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नूह का दिल कांप उठा जब उसने धीरे धीरे लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर देन के अंतर्गत निहित सभी क्षमताओं को पढ़ा। ये निरपेक्ष कौशल लेस देन निरपेक्ष पाप ग्रेटर देन से काफी भिन्न था, जो कि दानव दुनिया में संश्लेषित किया गया था, जहां यदि कोई कौशल को काफी करीब से नहीं देख रहा था तो वे यह मान लेते थे कि इसमें कम क्षमताएं हैं। इस कौशल का उपयोग कौन कर रहा था, इस पर निर्भर करते हुए ये सही हो सकता है।
लेकिन नूह के मामले में इस कौशल पर लगाए गए लगभग हर सीमा बंधन से उसे कोई समस्या नहीं हुई। वह माकर की क्षमताओं को पढ़कर खुश था, जिससे वह अंतरिक्ष में किसी भी निर्देशांक को चिन्हित कर सकता था और जब चाहे उस स्थान पर वापस लौट सकता था, भले ही उस स्थान पर एक स्थानिक ताला लगा हो जहां वह वर्तमान में था। यही वह मुख्य चीज थी जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन उसने लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर देन की अन्य क्षमताओं के साथ आने वाले प्रचुर आश्चर्यों की कभी उम्मीद नहीं की थी। कनेक्टर शीर्षक जिसने उसकी अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं को और भी बढ़ा दिया था, वो कुछ ऐसा था जो उसने पहले भी देखा था, लेकिन इस पूर्ण कौशल के अंतर्गत आने वाली बाकी क्षमताएं भी अचंभित करने वाली थीं। भविष्य में नूह द्वारा निश्चित रूप से आजमाए जाने वाले अनोखे कौशलों में से एक एस्ट्रल ट्रैवलर था। ये क्षमता अनोखी थी क्योंकि यह उसे एक ऐसे अनजान स्थान पर टेलीपोर्ट कर देती थी जहां वह पहले कभी नहीं गया था, लेकिन इस कौशल के विवरण में इस स्थान को अनोखा बताया गया था, जिससे नूह भविष्य में इस कौशल को पूरी तरह से परखने के लिए उत्सुक हो गया कि ये अनोखे स्थान कौन से हो सकते हैं। विस्तृत स्थान एक सरल और फिर भी बेहद उपयोगी क्षमता थी जिसने उसके स्टोरेज रिंग या बैग को बेकार बना दिया, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष का एक बेहद विस्तृत क्षेत्र था जो अंतहीन लगता था, जिससे उसे एक सहज ज्ञान युक्त विशेषता मिली जो कई मायनों में मददगार थी। ये अमोर्फस स्पेस बीस्ट कौशल वृक्ष द्वारा प्रदान की गई क्षमता मिनिएचर स्पेस क्षमता से अलग थी, जो उसे अपने शरीर और अपने दुश्मनों के शरीर को एक छोटे से अलग स्थान में खींचने की अनुमति देती थी। यह अंतिम क्षमता थी जिसने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर किया। लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर देन की एकमात्र आक्रामक क्षमता कौशल जिसे लेस देन स्टार डिस्ट्रॉयर ग्रेटर देन के रूप में जाना जाता है। यह एक अत्यंत चौंकाने वाला कौशल था, जैसा कि कौशल पैनल में वर्णित किया गया था, जहां गहन सूक्ष्म संप्रदाय में इस निरपेक्ष तकनीक के कई पिछले उपयोगकर्ता केवल इस क्षमता के पहले स्तर पर ही कुशल थे, जो कि उनके द्वारा लक्षित व्यापक क्षेत्रों को अस्थिर करने और भूकंप पैदा करने में सक्षम थे, जो भारी मात्रा में क्षति पहुंचा सकते थे। लेकिन उनके पास कभी भी इतनी ऊर्जा और कौशल नहीं था कि वे एक पूरे ग्रह को अस्थिर कर सकें, फिर भी जैसा कि कौशल के नाम से ही जाहिर था, उसका विनाश कर सकें। नूह सोच रहा था कि क्या वह खुद भी ऐसा अद्भुत काम कर पाएगा, और उसके मन में पहले से ही एक विचार था जिसकी पुष्टि उसने उन ग्रह प्रणालियों की ओर अपने विचार भेजकर की जिनसे वह जुड़ा हुआ था। इसका प्रयोग पुनर्तः लघु विश्वों या संभवतः मध्य विश्वों पर किया जाना चाहिए। हाँ, हालांकि यह एक बड़ी दुनिया के खिलाफ भी काम कर सकता है। हम तब तक बहुत आश्वस्त नहीं होंगे जब तक कि हमारी 3 दुनियाएं रैंक में बढ़ना जारी नहीं रखती और एक प्रमुख दुनिया के स्तर पर कदम रखना शुरू नहीं करती। ग्रह प्रणालियों के साथ बातचीत करते समय उसके विचार पुष्ट हुए। जिन विश्वों से वह जुड़ा था उनके स्तर को उन्नत करने के विषय ने उसे आगे क्या करना है इसकी याद दिलाई, क्योंकि उसने साधना के विश्व के लिए निर्धारित लक्ष्य की सफल उपलब्धि पर आनंदित होना समाप्त कर दिया था तथा अपने लिए एकत्रित की गई नई क्षमताओं के वर्णन पर अधिक समय व्यतीत किया था। उसने इस दुनिया के लिए अपने लक्ष्य हासिल कर लिए थे और अब वो उस चीज का इंतजार कर रहा था जिसे उसने पर्दे के पीछे से शुरू किया था। वो उस ठंडी दुनिया के बारे में सोच रहा था जहां उसने अपने पाप के अग्रदूतों और एक बेहद घमंडी पेंगुइन को भेजा था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 287 बर्फ से घिरा संसार। नूह ने एक बार फिर लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर देन की क्षमताओं पर नजर डाली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई और उसने इस उपलब्धि के एहसास का आनंद लेने के लिए बस कुछ पल ही लिए। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह पहले जितना आराम किए बिना लगातार आगे बढ़ रहा है और योजनाएं बना रहा है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह अनजाने में दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि किसी काम को पूरा करते ही या उससे पहले ही उसे कोई नया काम या दुश्मन मिल जाता था। उसके विचार उसके पिछले कुछ महीनों के जीवन में चले गए, जब उसने गिनती की कि कुछ बार ऐसा हुआ था जिसके बारे में वह कह सकता था कि वह बस आराम कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये समय कम होते जा रहे थे, क्योंकि वह स्वयं को इस प्रकाश विस्तार क्षेत्र की आसपास की शक्तियों के साथ मिला रहा था जिसमें वह स्वयं को पाया करता था। साधना जगत के गहन सूक्ष्म संप्रदाय के शिखर पर स्थित साधना निवास में नूह खड़ा हुआ और उसने गहरी सांस ली तथा अपने आप को अपने प्रतिबिंबों से बाहर निकालने का प्रयास किया। उसके मन में अभी भी यही बात घूम रही थी कि ये दुनियाएं, ये तारे अनगिनत और विशाल हैं। जिस छोटे नीले ग्रह से वह आया था वह प्रकाश विस्तार नामक इस क्षेत्र के एक छोटे से कोने से था जहां आकाशीय पिंडों का प्रभाव अत्यधिक था। अभी भी डार्क एक्सपेंस नामक क्षेत्र था जिसके बारे में वह उत्सुक था, और उसकी उत्सुकता तब और भी बढ़ गई जब उसने लेटालिस एक्सपेंस नामक क्षेत्र के बारे में सोचा जहां प्राचीन जातियां निवास करती थीं। वह इन अज्ञात क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक अन्वेषण और साहसिक कार्य करना चाहता था, क्योंकि उसे नए स्थानों और व्यक्तियों की खोज करनी थी, लेकिन इस समय उसकी योजनाएं और कार्य इतने व्यस्त थे कि उसे ये भी पता नहीं था कि ऐसा समय कब आएगा। उसने एक बार फिर गहरी सांस ली और अपने आंतरिक विचारों को रोक लिया।
जैसे ही वह साधना निवास से टेलीपोर्ट हुआ, जहां कुछ हफ्तों तक कोई भी नहीं जाएगा, उसका शरीर धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसने अपने अनोखे कौशल प्राइमल कॉन्ज्यूरर का इस्तेमाल करके उन आदिम आत्माओं में से एक को पुनः नियुक्त किया, जो उन 3 लोकों में से किसी एक में कालकोठरी प्रमुख के रूप में काम कर रही थी जिनसे वह जुड़ा हुआ था, और उसे निवास में स्थापित कर दिया। आदिम आत्मा उसे किसी भी बदलाव के बारे में सचेत कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर वह तुरंत वापस आ जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बर्फ से घिरे विश्व के बेहद ठंडे भूभाग में भयानक हिमदानवों की हार के बाद जश्न जारी रहा। जैसे ही उन्होंने अपने नेता को 3 धधकते सूर्यों और एक खास तौर पर घमंडी पेंगुइन की भयावह आभा से नष्ट होते देखा, हिमदानवों की बची हुई सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। आसपास के मनुष्यों और फ्रॉस्ट रेस के प्राणियों में जश्न की लहर दौड़ गई, क्योंकि वर्षों से चल रहा ये संघर्ष समाप्त हो गया, और वह भी इतने कम समय में। फ्रॉस्ट रेस के शासक ने बाद में उन शक्तिशाली प्राणियों को संरक्षक घोषित किया जो उनकी सहायता के लिए आए थे। एक अजीब गतिशीलता सामने आई जहां वह आइसबाउंड वर्ल्ड की 2 शेष प्रमुख शक्तियों में से एक का शासक था। उसने महसूस किया कि ज्वार पूरी तरह से बदल गया था और इन संरक्षकों जो उनकी सहायता के लिए आए थे, उनके पास ऐसी योजनाएं होंगी जिनके बारे में वह खुद भी इस समय अनजान था। लेकिन फ्रॉस्ट रेस का शासक बुद्धिमान था और उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर ये प्राणी सचमुच आइसबाउंड वर्ल्ड के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते तो अपनी भयानक शक्ति से वे बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। इसलिए शासक ने सारी आशंकाएं दरकिनार कर दी और बेहद घमंडी सम्राट पेंगुइन और उसके साथ आई सेनाओं का पूरा समर्थन किया। इसी समय बर्फ से ढकी दुनिया के घने बर्फ से ढके क्षेत्र में नूह का बेहद हृष्टपुष्ट शरीर प्रकट हुआ। उसने हल्के राजा के कपड़े पहने हुए थे जो उसे जानवरों की दुनिया की जमी हुई रानी से उपहार में मिले थे, और साधना की दुनिया से निकलते ही उसने अपना पूरा वेश बदल लिया। बर्फीली हवाओं में उसकी अद्भुत आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जिससे उसके हल्के कपड़े हिल रहे थे। ठंडी हवा उसे जरा भी परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि वह नई दुनिया में मुक्त सांस ले रहा था, जहां न तो कोई खतरा था और न ही वहां कोई शक्तिशाली शक्तियां थीं जिनसे उसे छिपना पड़ता। पिछले कुछ दिनों में सम्राट पेंगुइन द्वारा भेजे गए संदेशों को दोहराते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे खुशी थी कि सभी लोग प्रशिक्षण का भरपूर आनंद ले रहे थे, और काश उसे भी ऐसा ही आनंद मिलता, क्योंकि उसने शेर की मांद में कूदने से पहले अगले कुछ हफ्तों में बचे हुए समय का भरपूर आनंद लेने का मन बना लिया था। उसकी निगाहें उसके नीचे पहाड़ की ओर मुड़ गईं, क्योंकि उसका शरीर संत दायरे में एक प्राणी की दूधिया सफेद आभा से चमक रहा था, और वो पहाड़ की ओर तेजी से भागा, क्योंकि उसने अंततः लेसर कथुलू कौशल वृक्ष के तहत अंतरिक्ष का बच्चा क्षमता का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया। उसने इन्फिनल दायरे में कई अद्भुत कौशल हासिल किए थे, लेकिन उनका पूरा आनंद नहीं ले पाया था, क्योंकि वह हमेशा निगरानी में रहता था या परिस्थितियां उसे इसकी इजाजत नहीं देती थीं। वह अभी भी लेसर कथुलू के उस भयानक रूप को नहीं अपना पाया था जिसे वह मॉफ क्षमता के तहत हासिल कर सकता था, और यह उसकी बकेट लिस्ट में एक और चीज थी, क्योंकि वह लगातार और भी कई चीजों को पूरा करता जा रहा था। अगला जो वह चेक कर रहा था वह एक बड़ी दुनिया से जुड़ा हुआ एक और कनेक्शन था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपकौशल पोर्टल्स ऑफ टेरर में परिवर्तन किया गया, जिसमें अन्य क्षमताओं के समान स्केलिंग के लिए अधिकतम संख्या 18 तक लाई गई। आतंक के द्वार सक्रिय 5/5 ब्रह्मांड के सबसे अस्थिर और विनाशकारी क्षेत्रों की ओर जाने वाले द्वारों को बुलाया जाता है, क्योंकि वे अपने बुलाए गए स्थान पर अपनी विनाशकारी ऊर्जाएं छोड़ते हैं। पोर्टलों की अधिकतम संख्या 18। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 288 बलवान निर्बल को खा जाते हैं। नूह का शरीर पहाड़ को इस तरह भेद रहा था मानो वह मक्खन हो, उसकी गति थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, क्योंकि लेसर कथुलू कौशल वृक्ष की निष्क्रिय क्षमता ने उसकी गति को पागलपन की हद तक बढ़ा दिया था। अंतरिक्ष का बच्चा क्षमता और भी अधिक गहन थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह जिस पृथ्वी के द्रव्यमान के माध्यम से ड्रिलिंग कर रहा था वह कागज की तरह नरम थी। उसके नीचे उतरने में जरा भी बाधा नहीं आई, क्योंकि वह इस बर्फीले विश्व के केंद्र की ओर उसी तरह से बढ़ा जैसे कुछ समय पहले दानव विश्व की ओर बढ़ा था। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, उसके आसपास जमी हुई धरती की परतें और भी ठंडी और सख्त होती गईं। ये प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही, जब तक कि वह आखिरी परत को तोड़कर बर्फीली दुनिया की सबसे भीतरी कोर परत तक नहीं पहुंच गया। जिस क्षेत्र में वह घुसा वो बर्फ की एक रहस्यमय सफेद दुनिया थी, जिसमें एक अलग ही तरह की सुंदरता समाई थी। उसके केंद्र में एक बेहद ठंडा केंद्र था जो एक अलौकिक सार छोड़ रहा था, धीरे धीरे भुन रहा था। कभी कभी सफेद रंग के टुकड़े उससे निकलकर ऊपर अंतरिक्ष में जा रहे थे। नूह का बेहद मजबूत शरीर भी इस बर्फ से घिरे संसार के भीतरी केंद्र की बेहद ठंडी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए कांप उठा। वह अपने सामने मौजूद ग्रहों के केंद्र को संबोधित करने ही वाला था कि तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी।
अपनी पहली घुसपैठ के दौरान आपने अपने अधीनस्थों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वे तबाही मचाने और मेरी दुनिया के प्राकृतिक क्रम को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। बर्फ से घिरे विश्व के ग्रह मंडल की आवाज निरंतर जारी रहने पर अत्यंत ठंडी महसूस हुई। अब आप एक बार फिर लौटते हैं और उस स्थान पर घुसपैठ करने का ईशनिंदा कार्य करते हैं जिसमें आपके जैसे किसी भी प्राणी को घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। कौन नहीं, अब क्या है? यह एक अत्यंत नीरस आवाज थी जिसमें ठंडक का आभास था। यह उस दुनिया से बहुत मिलती जुलती थी जिसे ये देख रही थी। जैसा कि नूह ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। मुझे तो बस यही जानने की जिज्ञासा है कि आपने हिमदैत्यों को युद्ध करने और अपने यहाँ रहने वाली इतनी सारी प्रजातियों का वध करने की इजाजत क्यों दी? अगर मैं वहां से न हटता तो लाखों लोग अंततः हिमदैत्यों के हाथों में पड़ जाते। नूह ने वही सवाल पूछा जिसके बारे में वह हमेशा सोचता रहता था जब उसने पहली बार सम्राट पेंगुइन और अन्य लोगों को आइसबाउंड वर्ल्ड में भेजने का फैसला किया था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो आइस जायंट्स के कारण लगातार युद्ध से गुजर रही थी, जहां उन्होंने इतनी शक्ति हासिल कर ली थी कि बाकी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर थीं। पशु जगत, दानव जगत तथा यहाँ तक कि उसके अपने ग्रह जगत की ग्रह प्रणालियां उनमें रहने वाले प्राणियों पर एक स्तर का प्रभाव रखती थीं, जहां वे कभी कभी संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनिधियों के रूप में दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों को चुनते थे। फिर भी बर्फ से घिरे विश्व की इस ग्रह प्रणाली को बाहरी ताकतों से किसी खतरे या विलुप्ति का सामना नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि इसकी अपनी ही प्रजातियों द्वारा एक दूसरे का शिकार करने के कारण ऐसा हो रहा था। बलवान स्वाभाविक रूप से कमजोर लोगों द्वारा निगल लिए जाते हैं। हिमदैत्य अधिक शक्तिशाली शरीर और शक्ति के साथ पैदा हुए थे, इसलिए जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, प्रभुत्व स्थापित करना उनके अधिकार में था। नूह इस ठंडे उत्तर से चौंक गया, जो इस ग्रह प्रणाली के जारी रहने के दौरान इस दुनिया के वातावरण से मेल खाता था। इस पूरे समय चीजें अपने स्वाभाविक क्रम में चल रही थीं, और मैं सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खड़ा कर पाता जो उन कमजोर प्राणियों को खा जाते जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। मैं युद्ध प्रेरित दैत्यों की एक सेना खड़ी कर पाता जो इस दुनिया की सभी बाहरी ताकतों से रक्षा करती। अंत में आवाज धीमी पड़ गई, क्योंकि नूह ने महसूस किया कि ग्रहों के कोर को कार्य करने से रोकने वाले विशिष्ट सार्वभौमिक नियम उसके चारों ओर सघन हो गए हैं, क्योंकि आइसबाउंड विश्व की इच्छा उस पर केंद्रित हो गई है। लेकिन फिर तुम आए और एक और भी शक्तिशाली शक्ति लेकर आए जिसने उन प्राणियों को नष्ट कर दिया जिन्हें मैं पाल रहा था। मुझे कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि यह सार्वभौमिक नियमों के अनुसार है। बलवान दुर्बल को निगल जाएगा। तो अब जब तुमने मेरी दुनिया जीत ली है, तो क्या तुम इसे निगलने की योजना बना रहे हो? ठंडी आवाज पूरे समय जोरदार और एकरस रही, और एक बार भी कठोरता नहीं छूटी, क्योंकि उसने बर्फ से घिरे संसार में रहने वाले अरबों प्राणियों के अस्तित्व से जुड़ा एक सवाल पूछा, मानो कोई बात ही न हो। जो कुछ होने वाला था, उसे देखते हुए उसके शब्दों का चयन बेहद व्यंग्यात्मक था। नूह के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान छा गई जब उसने ग्रह प्रणाली के शब्दों को दोहराया और उत्तर दिया। उसके अंदर से एक शक्तिशाली सार खिलने लगा और एक शैतानी आभा पूरे शरीर में फैलने लगी। एक तरह से, हाँ, उसका शरीर लाल हो गया और ऊपर की ओर उभरने लगा, क्योंकि उसने इस उदाहरण का उपयोग उस कौशल को सक्रिय करने के लिए किया था जिसे वह तब से देखना चाहता था जब से उसने इसे अपने हाथों में लिया था। अमोर्फस स्पेस बीस्ट के हाल ही में अपग्रेड किए गए कौशल वृक्ष के अंतर्गत मॉर्फ क्षमता, जिसने उसे लेसर कथुलू का रूप लेने की अनुमति दी थी, सक्रिय हो गई थी। ओह, नूह के केंद्र में होने से उसकी ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया, उसका शरीर बहुत अधिक फूल गया और उसका आकार आसमान छूने लगा। ऐसा रूप उसने पहले कभी नहीं लिया था। उसने अपना विशिष्ट मानव जैसा स्वरूप बनाए रखा, लेकिन अपने रूपांतरण के आधे समय में ही उसका आकार 10 मीटर तक पहुंच चुका था, क्योंकि रबर जैसी मांसपेशियों की शक्तिशाली परतें उसके चारों ओर लगातार फटती, टूटती और बनती रहीं। ईथर की रहस्यमयी ऊर्जा से धड़कते शैतानी पंख उसकी पीठ से फूट पड़े और फैलते फैलते चौड़े होते गए। सबसे भयावह चीज उसका चेहरा था, जो ऑक्टोपस के सिर जैसा आकार लेने लगा था और उसके सिर के निचले हिस्से पर भयानक ऊर्जा से धड़कते अनगिनत स्पर्शक और तंतु उभर रहे थे। जैसे ही उसका रूपांतरण पूरा हुआ, उसकी आंखें लाल रंग की रक्तिम आभा से चमकने लगीं। जैसे जैसे उसका रूप 20 मीटर से ऊपर जाता गया, वह बर्फीली दुनिया की ठंडी भीतरी परत में गर्व से तैरता रहा। देखने में तो वह मानव जैसा था, लेकिन उसकी छाती के ऊपर किसी और भयानक चीज का आकार ले रहा था। उसके शरीर से एक भयानक बैंगनी नीली आभा निकली, मानो वह एक प्रचंड शक्ति से परिपूर्ण प्राणी के आगमन का स्वागत कर रही हो। ये लेसर कथुलू था, विशाल राक्षसी। यह एकमात्र ऐसी बात थी जिसका उपयोग उस शरीर का वर्णन करने के लिए किया जा सकता था जो अभी भी मानव जैसा आकार रखता था, लेकिन पूरे शरीर में रहस्यमय ईथर तत्व की ऊर्जाओं से कांप रहा था। उसकी विशाल भुजाएं अत्यंत मजबूत मांसपेशिया तंतुओं से भरी थीं जो शक्ति से फड़क रही थीं,
और हड्डीदार पंजे जो ईथर की शक्ति से कांप रहे थे, खतरनाक रूप से चमक रहे थे। जैसे ही उसकी रक्तलाल आंखें एक बार फिर घूमते हुए ग्रहीय केंद्र की ओर देखने लगी, उसका पूरा शरीर नीले बैंगनी प्रकाश से आच्छादित हो गया। एक ऐसी आवाज जो उसकी थी पर उसकी नहीं थी, उससे निकली, जिसमें एक ऐसा अधिकार भाव था जो पहले कभी नहीं सुना गया था। दुख की बात है, आप सही हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में ताकतवर लोग कमजोर लोगों को खा जाते हैं। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं को शक्ति से धड़कते हुए उठाया और एक और कौशल का प्रयोग किया। इस बार ये लेस देन निरपेक्ष पाप ग्रेटर देन की क्षमताओं की श्रृंखला से एक कौशल था। भक्षण लोलुपता के परम पाप का एक उप कौशल तब डाला गया जब नूह ने कुछ ऐसा ही दोहराया जो उसने दानव दुनिया के ग्रहीय कोर के साथ किया था। हालांकि मैं थोड़ा अलग हूँ, इसलिए मैं आपको यह विकल्प देता हूँ कि आप शक्तिशाली लोगों में से एक होंगे या इन स्थापित सार्वभौमिक कानूनों के तहत एक और हताहत होंगे। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 289 ओकुलस। भीमकाय, एक जबरदस्त शक्ति वाला प्राणी जिसकी आंखें ही देखने वालों को भयभीत कर देती थीं। उसने अपने हाथ फैला रखे थे, उससे एक शैतानी काली आभा फूट रही थी जो बर्फ से घिरे विश्व के रहस्यमय ढंग से घूमते हुए जमे हुए केंद्र को पकड़ने जा रही थी। गड़गड़ाहट, विशालकाय लेसर कथुलू का भयानक रूप, जो आकार में 20 मीटर से अधिक था और जिसके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर लगातार घातक ईथर ऊर्जा से कांपते हुए स्पर्शक और स्पर्शक थे, ठंडे प्लांटर सिस्टम से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक भावशून्य क्रूर ऊर्जा ने छोटे कथुलू की लाल चमकती आंखों को ढाक लिया, क्योंकि असीम ऊर्जा फूट पड़ी और लोलुपता के परम पाप की भक्षण क्षमता को पोषित किया। ये क्षमता किसी भी प्राणी को निगल सकती थी जब तक कि उसे पर्याप्त ऊर्जा प्रदान की जाती थी, और इस प्रक्रिया को खोई हुई दुनिया की उदासीन ग्रह प्रणाली द्वारा निकटता से महसूस किया जा रहा था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दर्शनीय ग्रह मंडल से वही भावशून्य ठंडी आवाज गूंजी जब नूह के सिर के ऊपर से एक जिज्ञासु निगाह गुजरी। धमकियां जरूरी नहीं हैं, दरअसल आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपके दायरे से बाहर किसी को भी धमका सकती है। यह मेरी समझ से बिल्कुल परे है, लेकिन जब नूह ने भक्षण क्षमता में भारी मात्रा में मैना डालना बंद कर दिया तो सार गड़गड़ाहट हुई। आइसबाउंड वर्ल्ड का ग्रह कोर जारी रहा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आप मजबूत हैं, इसलिए यह आपका अधिकार है। आप क्या चाहते हैं? नूह के चेहरे पर एक बेहद डरावनी चमकदार मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसके चेहरे के निचले हिस्से पर नाचते हुए स्पर्शक और स्पर्शक ईथर की बैंगनी नीली ऊर्जाओं से लगातार स्पंदित हो रहे थे। उसका विशाल शरीर ग्रहीय केंद्र के निकट पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने हाथ सीधे उस पर रखे, इस तारे की अपार ऊर्जा को महसूस किया। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसके ग्रहलोक को संकेत प्राप्त हुआ, क्योंकि एक बड़ी दुनिया के साथ संपर्क की एक और लाइन का निर्माण शुरू हो गया था। ओह, जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, नूह की गड़गड़ाहट भरी आवाज, जिसमें कुछ अलौकिकता की झलक थी, एक बार फिर गूंज उठी। विरोध मत करो, जो संबंध बनने का प्रयास हो रहा है उसे स्वीकार करो। बर्फ से घिरे विश्व को एक अजीब सी जुड़ाव की रेखा महसूस हुई, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसके हृदय में समा सकती है। उसकी उदासीन आवाज में भावनाओं का आभास होने लगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट यह गड़गड़ाहट केंद्र में नूह के विशाल शरीर के साथ भारी मात्रा में मन एकत्रित हो गया। सार के रूप में मिनटों का समय बीतता रहा, एकत्रित होता रहा और फैलता रहा, जब तक कि केंद्र में नूह के साथ कई दुनियाओं के बीच एक और कनेक्शन नहीं बन गया। तुम दीवाने, दानव विश्व के समान ही प्रतिक्रिया करते हुए आइसबाउंड विश्व उस समय सूचना से भर गया जब कनेक्शन स्थापित हुआ। इसका ज्ञान विस्तारित हुआ और इसकी पहले से ही विस्तृत गहराई में समझ का एक नया दायरा जुड़ गया। ये प्राकृतिक सार्वभौमिक नियमों के विरुद्ध है। इसकी उदासीन आवाज में एक प्रकार का आघात था, क्योंकि यह चारों दुनियाओं में फैले संबंधों के कारण आने वाली अच्छी और बुरी बातों से लगातार भरती जा रही थी, तथा इसके सामने मौजूद प्राणी नूह के आसपास का अधिकांश रहस्य नई सूचनाओं के निरंतर इनपुट के साथ स्पष्ट होता जा रहा था। नूह के विशाल हाथ उसकी बगल में वापस आ गए, क्योंकि इस साधारण सी हरकत से ठंडी हवाएं चलने लगी। उसकी डरावनी मुस्कान पहले से भी अधिक चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने उस नए केंद्र की ओर संचार का विचार भेजा जिसके साथ वह जुड़ाव महसूस कर सकता था। अब तक आप बहुत सी चीजों के बारे में जान चुके होंगे, विशेषकर उन कार्यों के बारे में जो हम प्रत्येक जुड़े हुए तारे के साथ कर रहे हैं। उसकी आवाज सामान्य हो गई थी, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक आइसबाउंड वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन बना लिया था, और यह कनेक्शन कुछ बड़ा संकेत था, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक एक और स्टार के मैना भंडार का दोहन किया था। कई जुड़ी हुई दुनियाओं के पास अपने स्वयं के अनूठे खजाने या तकनीकें हैं। आइसबाउंड वर्ल्ड में वास्तव में ऐसा क्या है जिसे अद्वितीय माना जा सकता है? इसके बाद एक संक्षिप्त मौन छा गया, क्योंकि बर्फ से घिरे विश्व के ग्रहीय केंद्र में अनगिनत विचार आए, जिसके बाद उसने उत्तर दिया।
पशु लोक की आध्यात्मिक भूमि जितना अनोखा और व्यापक कुछ भी नहीं दानव लोक के शक्ति रत्न और नहीं आपके ग्रह लोक की प्रणाली जितना हास्यास्पद कुछ। हालांकि जल नियम के ठंडे पहलू का अध्ययन करने के लिए हिमबद्ध लोक एक अत्यंत पसंदीदा स्थान है, जहां जो लोग इस लोक की गहराई में अधिक समय बिताते हैं वे प्रशिक्षण के दौरान शक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आइसबाउंड वर्ल्ड की इच्छा शक्ति उसी तरह बोलती रही जैसे उसे 3 अन्य तारों के साथ संबंध महसूस होते ही ढेर सारी सूचनाएं प्राप्त हुई। उसने नूह की ओर भारी मात्रा में सूचनाएं भेजनी शुरू कर दी जो आइसबाउंड वर्ल्ड से संबंधित हर चीज से संबंधित थीं। आध्यात्मिक भूमि जैसा अद्भुत कुछ भी यहाँ नहीं पाया जा सकता है, लेकिन ये भूमि जल के कानून के अनुरूप अत्यंत भयावह कालकोठरी स्थापित करने के लिए एकदम उपयुक्त है, जो यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति को सामान्य से 2 गुना या 3 गुना तेजी से आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। नूह की राक्षसी लाल चमकती आंखों से एक भयावह प्रकाश गुजरा जब उसने हजारों विचारों को शीघ्रता से व्यवस्थित करने और आइसबाउंड दुनिया में किए जा सकने वाले संभावित कार्यों की योजना बनाने के लिए समानांतर विचार और तेज दिमाग का अत्यधिक उपयोग किया। नोवस आकाशगंगा के प्रकाश विस्तार के नाम से जाने जाने वाले अंतरिक्ष के इस विशाल विस्तार में एक और तारे ने अपनी ऊर्जा और जीवन को एक छोटे से जीवन रूप में बांध लिया था। इससे गिनती 4 हो गई। हालांकि अंतरिक्ष में तैरते लाखों तारों को देखते हुए ये संख्या बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन इसके साथ जो अर्थ छिपा था उसके बारे में सोचना अद्भुत था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नोवस आकाशगंगा के विशाल अंतरिक्ष में एक ऐसे स्थान पर जिसे कुछ शक्तिशाली ताकतें लेटालिस विस्तार के रूप में जानती थीं, जहां प्राचीन जातियां सोती थीं, एक भयावह आभा की झलक थोड़ी सी जागृत हुई, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ऐसा हो सकता है जो वास्तविकता नहीं हो सकता। ईथर और अन्य अज्ञात तत्वों की घातक ऊर्जाओं से आच्छादित क्षेत्र में 2 तारे गहरे लाल रंग में चमकने लगे, जिससे आसपास का ईथर अस्त व्यस्त रूप से हिलने लगा, जैसे कि कुछ क्षण के लिए जागृत हो गया हो। गड़गड़ाहट। इस चीज ने कुछ क्षण पहले ही अपने वंश के जागरण का अनुभव किया था और कुछ ही सेकंड बाद यह एहसास मानो गायब हो गया, मानो पहले कभी था ही नहीं। इससे जागृत प्राणी को भ्रम हुआ क्योंकि उसे पता था कि इस विशाल आकाशगंगा में अपनी तरह का वह अकेला प्राणी है। चूंकि यह अनुभूति क्षण भर के लिए ही आई और चली गई, इसलिए प्राणी को लगा कि शायद उसने कुछ गलत महसूस कर लिया था, क्योंकि वह पुनः अपनी नींद में चला गया था। चमकते हुए तारे जो धीरे धीरे रक्तिम लाल रंग की आभा में बदल रहे थे, धीरे धीरे अंधकार में हो गए, क्योंकि अराजक ऊर्जा कम हो गई और चीजें सामान्य हो गईं। यदि आसपास कोई ज्ञानी प्राणी होता तो वह इस अत्यंत शक्तिशाली प्राणी के जरा सा जागने पर इन तारों के चमकने और मंद हो जाने के अर्थ से भयभीत होकर कांप उठता। वे ये समझ सकेंगे कि अत्यंत बड़े, चमकते और धीरे धीरे मंद होते तारे वास्तव में इस सुप्त प्राणी की आंखें मात्र हैं। बस आंखें एक तारे के आकार की थीं, उनके थोड़े से खुलने से ही पूरे क्षेत्र में व्याप्त खतरनाक ईथर अस्त व्यस्त हो गया। इन आंखों से जुड़े प्राणी के बारे में क्या? अंतरिक्ष के इस शून्य अंधकार में इसका आकार भी ज्ञात नहीं किया जा सका। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 290 विशालता। एक और लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया, क्योंकि नूह ने बर्फ से घिरे विश्व की आंतरिक परत में अधिक समय बिताया तथा कार्रवाई के सर्वोत्तम तरीकों पर ग्रह प्रणालियों के साथ चर्चा की। अत्यंत खतरनाक बर्फ से घिरे विश्व के अनूठे वातावरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई थीं, क्योंकि ग्रह प्रणालियों ने पहले से ही जुड़े हुए विश्वों के बीच प्रवेश द्वार स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जबकि वे प्रत्येक विश्व के बीच उच्च शक्ति वाले लोगों को निरंतर परिवर्तनों के लिए संदेश भेज रहे थे। इस प्रक्रिया के शुरू होते ही नूह भीतरी क्षेत्र से बाहर निकल गया और उस विशाल लेसर कथुलू रूप में महसूस की गई अपार शक्ति का आनंद ले रहा था, जिसका कद तो बहुत बड़ा था, लेकिन वह एक मानवीय रूप में था। यह उस समय से अलग महसूस हुआ जब वो 3 सिर वाले हाइड्रा के विशाल रूप में परिवर्तित हुआ था, क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद मांसपेशियों के प्रचुर तंतुओं पर रहस्यमयी ईथर तत्व के प्रवाह को महसूस करते हुए उसके भीतर एक अनोखी अनुभूति व्याप्त हो गई थी। उसने अपने विचारों को गति दी और अपने शरीर को ऊपर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा और प्रकाश की एक रेखा बन गया, उसका बड़ा शरीर उसे धीमा करने वाला कारक नहीं बना, बल्कि उसने अपनी गति को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि वह पृथ्वी की ठंडी परतों में ध्वनि के धमाके छोड़ रहा था जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। यह अनुभूति ऐसी थी जो उसे बार बार नहीं मिलती थी, और उसने इसमें आनंद लेना चुना, बजाय इसके कि वह टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके जहां वह जाना चाहता था वहां पहुंच जाए, क्योंकि वह पहाड़ी परत से बाहर आने में पहले की तुलना में केवल 1/4 समय में ही बाहर आ गया। वाह! जैसे ही वह पहाड़ से बाहर निकला, आइसबाउंड वर्ल्ड का ठंडा वातावरण कांप उठा, उसकी आभा चारों ओर फैल गई और आसपास के तत्व कांपने लगे। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान छा गई जब उसने मॉर्फ क्षमता को निष्क्रिय कर दिया और अपने छोटे से मानव रूप में वापस आ गया और अपने आसपास सम्राट पेंगुइन और अन्य लोगों की आभा को महसूस कर रहा था।
मालिक, अभिमानी पेंगुइन ने नम्रता से पुकारा। उसका चिकना शरीर पहले आया। उसकी नज़र नूह की ओर थोड़ी और आज्ञाकारी हो गई, क्योंकि उसे इस आध्यात्मिक भूमि स्वामी से और भी ज्यादा खजाने और संसाधन मिल रहे थे। यह आज्ञाकारिता बस कुछ ही देर की रही। उसके खून में छिपे गर्व ने उसे अपनी चोंच आसमान की ओर उठाने पर मजबूर कर दिया। तभी काज़ुहिको, क्रैकन, शाही फीनिक्स और दूसरे जानवर आसपास प्रकट हुए और नूह की ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने केवल कुछ देर के लिए ही उस स्थिति में एक विश्वव्यापी चौंकाने वाली आभा महसूस की थी जहां वह था, और पास पहुंचने से पहले ही उन्हें एक दमनकारी भावना महसूस हुई थी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उसकी शक्ति अब वास्तव में कहां तक पहुंच गई है। काज़ुहिको ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इस भारी दबाव की भावना को नजरअंदाज करते हुए नूह के पास जाकर उसके गले में हाथ डाला और गंभीर चेहरे के साथ फुसफुसाया, यार, तुम्हें अपनी रैंक बढ़ाना बंद करना होगा, जबकि हम सब बहुत पीछे हैं। आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास कौन सा धोखेबाज या कौन सा अजीबोगरीब हुनर है? तलवारबाज लगातार आगे बढ़ते नूह से अपनी शिकायतें फुसफुसा रहा था, क्योंकि उसका अपना पद एक पारलौकिक था जिसने पिछले कुछ हफ्तों में बाकियों की तरह नूह से कई कोर प्राप्त किए थे। काज़ुहिको अपनी बात जारी रखे हुए था, जबकि उसकी टोली और जानवर उन दोनों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए थे। ये सोचना भी पागलपन है यार। जहां तक मुझे पता है, हो सकता है कि आप कुछ ही हफ्तों में कोई और रैंक बढ़ा लें या अपनी आध्यात्मिक भूमि को जल्द ही छठे स्तर पर अपग्रेड कर लें, जबकि हम में से बाकी लोग अपनी आध्यात्मिक भूमि को मुश्किल से चौथे स्तर तक ला पाते हैं। ये सुनकर नूह अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने अपने स्टेट पैनल के नीचे आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन पर नजर डाली और उस अभिमानी पेंगुइन को बुलाया जो काज़ुहिको को उपहासपूर्ण दृष्टि से देख रहा था। सब तैयार हैं? सम्राट पेंगुइन काज़ुहिको को उपहास भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आध्यात्मिक भूमि के अगले उन्नयन की जरूरतें पहले ही पूरी हो चुकी थी जब वह और दूसरे जानवर फैंटमसल से आगे बढ़कर पारलौकिक पद पर पहुंच गए थे। यह इंसान अपने गुरु की विशालता को समझ ही नहीं पाया था कि वो उनकी आध्यात्मिक भूमि को और ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में इतना धीमा होगा। उद्धरण चिन्ह ... तुम मजाक कर रहे है ना? इंपीरियल फीनिक्स काज़ुहिको से भी अधिक हैरान थी, क्योंकि वह जानवरों की दुनिया की मूल निवासी थी और वह अच्छी तरह जानती थी कि आध्यात्मिक भूमि कितनी अनोखी और अद्भुत है। साथ ही आध्यात्मिक भूमि में पैदा हुए जानवरों के लिए रैंक की आवश्यकता पूरी होने पर भी अपग्रेड करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नूह ने अपने कार्यों को स्वयं बोलने दिया। जब उसने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, एक चमकदार नीली रोशनी चमक उठी, जिससे लघु आध्यात्मिक भूमि बड़ी हो गई और बर्फीले विश्व की ठंडी हवा में स्थिर होकर तैरने लगी। ये जमी हुई पठारी आध्यात्मिक भूमि जमी हुई दुनिया के सौंदर्य से बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। इसमें लगातार गिरती बर्फ की झिलमिलाहट बर्फ से ढकी दुनिया में बहने वाली ठंडी हवाओं के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। आध्यात्मिक भूमि में कर्कश आवाजें शुरू हो गईं, क्योंकि असंख्य जानवरों को अपने आध्यात्मिक भूमि स्वामी और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का आभास हो गया। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनके घर का दर्जा फिर से बढ़ने वाला था, जिससे उन्हें और भी अधिक जमावट करने वाले सार और विलक्षण औषधीय फलों और जड़ी बूटियों से भरी दुनिया मिल गई। चुप रहो। आध्यात्मिक भूमि की वास्तुकला विशेषता के माध्यम से निर्मित भविष्य की ऊंची इमारतों में से एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी, जब साटन पजामा पहने सो रही बारबाटोस को जगाया गया। आध्यात्मिक भूमि में तुरंत सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसकी आवाज से संत क्षेत्र की उसकी उन्मत्त आभा व्याप्त हो गई। हाँ, बारबाटोस नूह के बाद संत की उपाधि पाने वाली पहली व्यक्ति थीं। वो उनके सबसे करीब रहीं, आध्यात्मिक भूमि में रहीं और समय स्थान में प्रशिक्षण लिया। साथ ही साधना जगत से आत्मिक पत्थर कहे जाने वाले परिष्कृत कोर प्राप्त करने वाली भी वह पहली थीं। जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों को फैलाया और आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर प्राणियों के समूह को देखा, एक दूधिया सफेद आभा ने उसके शरीर को ढांक लिया। उसकी प्यारी आंखें तेजी से झपकने लगी जब उसने नूह का कठोर चेहरा देखा। उसने अपने हाथ उस मजबूत कांच के स्विच की ओर बढ़ाए जिससे वह पूरी आलीशान इमारत बनी थी। जैसे ही उसने उस चौड़े कमरे के पर्दे बंद करने के लिए स्विच चालू किया, उसका सुडौल शरीर दूसरों की नजरों से ओझल हो गया और उसने और तकिए पकड़े और उस बिस्तर पर कूद पड़ी जो सबसे महंगे मेमोरी फोम गैदों को भी शर्मसार कर देगा। इस दृश्य के दौरान काज़ुहिको निराशा से अपना सिर हिला रहा था और नूह ने सांत्वना देते हुए उसकी पीठ थपथपाई, क्योंकि उसने पुष्टि की थी कि जानवरों के लिए आवश्यक संख्याएं पूरी हो गई हैं। इससे पहले कि उसकी आभा फूटने लगे, उसने अगले लक्ष्यों में से एक को शुरू किया जिसे उसे अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले पूरा करना था, जहां शुद्ध रक्त वाले पिशाच रहते थे। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि आपकी कहानी ने कई लोगों को चौंका दिया है। मेरे पिता भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हैं जो मेरी तरह ही साहसी हो। शुद्ध रक्त पिशाचों के उच्च अधिकारी इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि वो कौन प्राणी है जो दिव्य शिष्यों की जान लेने के लिए इतना साहसी है, और इससे भी अधिक ये कि यह प्राणी किस अज्ञात शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।